तो ये है जेरो, जो दुनिया की नजर में देखने में एक आम सा बेरोजगार बंदा लगता है, लेकिन असल में उसके कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो बस कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। जीरो एक ऐसे पॉइजन मास्टर से क्लैन से बिलोंग करता है जो लोगों को मारने के लिए बस कुछ पॉइजन का यूज करते हैं। ये वर्ल्ड के उन टॉप लेवल असैसिन्स का क्लैन है जिनके पॉइजन एबिलिटीज की वजह से आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। इसलिए जीरो के लिए भी लोगों को मारना बस कुछ आम दिनों के छोटे मोटे कामों जैसा ही है। और आज उसे काम मिला था एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को मारने का, जिसका बड़ा ही अजीब शौक है। वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ बॉडी बिल्डर के ऊपर उन्हें चेयर बना के बैठा होता है, यहाँ तक कि वो अपने ही फूके हुए ढेर सारे सीक्रेट्स को उस बॉडी बिल्डर के हाथों पर जला देता है। उसके आसपास फुल सिक्योरिटी मौजूद थी क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा था कि उसे भी कितने लोग मारना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसका खुद का एक पर्सनल टेस्टर भी था जो कि उसे खाने या फिर किसी भी चीज को सर्व किए जाने से पहले टेस्ट करता। और जब कुछ ग्लासेस में वाइन सर्व की जा रही होती है तो वो टेस्टर बताता है कि बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मोटा बुढ़ा बड़े खुशी से वाइन पकड़ते हुए कहता है कि आज हमारी ये डील बिल्कुल परफेक्ट रही, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। पर जैसे वो इस वाइन को पीता है, अगले कुछ सेकंड्स के अंदर उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा, जो देख वो समझ गया कि जरूर वाइन में पॉइजन था। वो लोग उसे टेस्ट करने वाले आदमी को पकड़ के पूछते हैं कि आखिर इसमें क्या मिला था, क्या क्या तुमने हमारे बॉस के साथ? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लोग उस आदमी से सवाल जवाब पूछने में बिजी होते हैं और तभी साइड से वो वेटर बाहर निकल जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना जीरो है। उसने उस बुड्ढे को बड़ी चालाकी से वाइन के अंदर एक ऐसा पॉइजन मिला के दिया जिसे वो टेस्टर भी नहीं पकड़ पाया, और बड़े ही आराम से बिना किसी को भनक भी लगे वो वहाँ से निकल भी जाता है। रोड पे चलते हुए उसकी नजर एक कार पड़ती है जहाँ अंदर एक औरत किसी के साथ अपना कुछ पर्सनल काम कर रही होती है। जेरो चलते हुए सब बड़ी गौर से देख रहा था और देखते देखते अचानक खंबे से टकरा जाता है। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचता है तो यहाँ उसकी बहन बैठी उसका इंतजार कर रही थी, पर जेरो बिना ज्यादा कोई बातचीत किए डायरेक्ट आके अपने खाने बैठ जाता है। तो उसकी बहन पूछती क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही, तुमने इतना बड़ा काम कैसे पूरा कर लिया, वो भी बिना उसके टेस्टर को भनक भी लगे? मैंने तो सुना था कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। इस पर जेरो कहता है कि हाँ, मुश्किल तो था पर इतना भी नहीं। असल में यार जेरो इस प्लान के ऊपर 3 महीनों से काम कर रहा था और हर रोज वो उस टेस्टर के खाने में थोड़ा थोड़ा पॉइजन का डोज डाला करता, जिससे कि उसकी बॉडी रोजाना उस पॉइजन के खिलाफ धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करती रही। और जब जेरो को यकीन हो गया कि वो टेस्टर एक हाई डोज भी सह सकता है, तब उसने अपनी चाल चली, जो सुन उसकी बहन खुश होती है कि अरे वाह, तुम तो सच में काफी समझदार हो, शायद तुम अब क्लैन के एक नए सक्सेसर बनने के लायक हो। असल में बात यह है कि जेरो की ग्रैंड मदर, जो कि पॉइजन मास्टर क्लैन की हेड है, वो चाहती है कि अब उनके पोता पोती इस पोजीशन को संभाले, क्योंकि वो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए मरने से पहले एक नया हेड चुनना चाहती है ताकि वो इस क्लैन को संभाले। लेकिन दिक्कत यह है कि उस पोजीशन को पाने के लिए जेरो को कम से कम एक शादी करनी होगी, इसलिए ताकि ये क्लैन हर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। और जेरो की बहन ये काम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो लोग तो किसी बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकते। पर जेरो मना कर देता है कि नहीं, ये शादी करके मैं किसी औरत की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता, पर हमारी हेड को तो बस चाहिए कि किसी तरह मैं शादी कर लूं। यहाँ तक कि उन्होंने तो किसी भी रैंडम लड़की से मेरी शादी करवाने की भी कोशिश की, और मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरह इन सबसे बचा। जेरो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी उसे अपने दोस्त बग मास्टर का मैसेज आता है, जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद जब जेरो उसके अड्डे पर पहुंचा तो उसने अपने मास्क के अंदर किस तरह कीड़ा छुपा रखा था, अब पता नहीं यार मकड़ी है या क्या है, और तो उसके फेस पर एक सेंटीपीड का निशाना बना था। दोनों एक साथ बैठ के बातें करते हुए अपना पी भी रहे होते हैं कि तभी बग मास्टर बताता है कि दरअसल मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ, और ये है वो लड़की, मुझे नहीं पता क्यों पर वो सच में मुझे पसंद करती है। जो देख जेरो खुश होता है कि तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा तो आया जो सच में तुम्हें चाहता है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। जेरो उसे बधाइयां देता है और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद बग मास्टर स्केटिंग करते वहां से जाने लगता है। असल में बस देखने में लग रहा है कि वो स्केटिंग कर रहा है, लेकिन उसके जूतों के नीचे कुछ कीड़े उसे उठाकर ले जा रहे थे, और शायद इसलिए इसका नाम बग मास्टर है क्योंकि ये किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकता है। जेरो खड़ा सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा भी या नहीं जो मुझे चाहता हो, लगता नहीं कि मुझे ऐसा कोई मिल पाएगा। अगली सुबह जेरो को अपने ही एक रेगुलर कस्टमर का कॉल आता है, जिसकी एक अच्छी खासी क्लीनिंग कंपनी है जो बहुत ही कम दामों में साफ सफाई की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये बस सुपारी लेता है लोगों को मारने की, और इसके लिए हर कुछ दिनों में वो जीरो का यूज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो अपना काम सफाई से करने में माहिर है। वो जीरो को लेकर एक रूम में आता है जहाँ उसकी दोनों सेक्रेटरी, जो कि असैसिन्स भी हैं, उसके साथ लिपटा लिपटी करने की कोशिश कर रही होती है, पर जीरो को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था और सीधे कहता है कि मुझे काम बताओ, क्यों बुलाया। तो बंदा अब जीरो को रूम के दूसरी तरफ लेकर आता है जहाँ उसने चेयर पर एक लड़की को बांध रखा था, और जीरो को आज इसे ही मारना है। लेकिन उसका चेहरा देखते ही जीरो को याद आ जाता है कि ये तो वही है जो उस दिन कार के अंदर उस आदमी को किस कर रही थी, पर उसे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बस उसे अपना काम निपटाना है। वो बंदा कहता है कि यार ये आजकल हमारे काम में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस डाल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमारे रास्ते से हटा दो, और ये कहते हुए वो रूम से बाहर चला जाता है। इधर जीरो बिना जरा भी बातचीत किए और बिना एक भी शब्द बोले अपने डेडली पॉइजन में से एक इंजेक्शन उसे दे देता है। देखो मैंने तुम्हारी बॉडी में एक बहुत ही दर्दनाक पॉइजन डाला है, ये एक पैरालिटिक पॉइजन है जो अगले कुछ सेकंड्स में तुम्हें इतना दर्द देगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, और हाँ तुम बेहोश भी नहीं होने वाली, तो तुम्हें ये सब दर्द सहना पड़ेगा, जिसके बाद मैं अपने फाइनल किलिंग पॉइजन का यूज करूंगा। तो वो लड़की थोड़ा बहुत जीरो से बात करके उसे थोड़ा पटाने की कोशिश करती है, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करती है, लेकिन इन सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और साफ कह देता है कि अपना मुंह बंद रखो, बचने की कोशिश बेकार है। वो लड़की उदास होकर आगे कहती है कि
तुम तो बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो, इससे मुझे पहली बार प्यार हुआ था। वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो मैं करना भी नहीं चाहती, और ये सब मैं सिर्फ कर रही हूँ अपने बीमार भाई के लिए। जीरो के पॉइजन का असर शुरू हो चुका था और उसके मुंह से काफी सारा खून भी निकलने लगता है, पर वो फिर भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल मेरे पहले प्यार की तरह दिखते हो, तो तुम्हारे सामने मरना मेरे लिए इतना भी बुरा नहीं है। ये सब सुन के जीरो को काफी बुरा लग रहा था और मन में एक डाउट सा आ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जीरो आज तक हमेशा ऐसे लोगों को मारता आया है जिन्होंने कुछ क्राइम किया हो या फिर उन्होंने कुछ गलत काम किए हो। इसलिए मे की बातें सुन के उसे लग रहा होता है कि शायद ये कोई क्रिमिनल नहीं है, क्या इसे मारना सही भी है। वो यही सब सोच रहा होता है कि अब इस लड़की के साथ उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे अपनी बहन का एक कॉल आता है जो उसे बताती है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। दरअसल उसने सक्सेसर बनने का फैसला कर लिया था और इसलिए अब क्लैन वापस जा रही है ताकि वहाँ किसी अच्छे से मर्द से शादी करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। जो सुन जीरो परेशान होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, नहीं, मेरे ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैंने ऐसा नहीं किया और तुमने भी शादी नहीं की तो अपने ब्लड लाइन को बचाने के लिए वो लोग मेरी शादी किसी अनजान के साथ करवा देंगे, इसलिए अच्छा है कि मैं खुद चली जाऊँ और अपना पति खुद चुनूं, भले ही मुझे इसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों ना करना पड़े। जो सुन जीरो गुस्सा करता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो पूछती है क्यों, क्या तुमने अपने लिए कोई वाइफ ढूंढ ली? अगर तुमने शादी नहीं की तो इसका अंजाम तो मैं ही भुगतूंगी ना। जो सुन जीरो थोड़ा परेशान सा हो गया और कहता है कि बस 5 मिनट रुको, और अब डायरेक्ट जाके मैं से पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, अगर हाँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जो सुनते ही मैं हंसने लगती है और कहते कि तुम्हें क्या लगा, मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रही थी देखने के लिए कि आखिर तुम क्या करते हो। नॉर्मल सी बात है कि जो इंसान मुझे मारना चाहता है उसे मैं भला क्यों पसंद करूंगी, शादी तो फिर भी बहुत दूर की बात है। पर जेरो ने अब अपना मन बना लिया था और अपने अंदर के फीलिंग्स और इमोशंस को बाहर निकालते हुए कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, पर मैं आज तक कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गया, इसलिए आज तक मैं किसी लड़की से नहीं मिला। भले ही बाहर से इस दुनिया को मैं दिखा लूं कि मैं एक सिग्मा मेल हूं, मुझे लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी अपने लिए कोई चाहिए जो मेरी परवाह करता हो, जो मुझे प्यार करे। इसलिए प्लीज अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो मुझे प्यार कर सके, जो मुझे चाहे। अगर तुम मेरे लिए बस इतना कर दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को ही बचा लूंगा। जो सुन में सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, पर अब इससे पहले कि वो कोई जवाब भी दे पाती, वही बंदा अपने कई सारे साथियों के साथ उसकी मौत का नजारा देखने के लिए आ जाता है और जेरो से कहता है कि यार जल्दी करो, क्या कर रहे हो, देख बस तेरी स्किल्स देखने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। और वो उस लड़की के बालों पर अपना गन शूट कर देता है, वार्निंग देते हुए कि आप इसे खत्म कर दो। जो देख वो जीरो से कहती है कि अब मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकती, शायद यही मेरी कहानी का अंत है, तो अपना काम करो और चले जाओ। पर जीरो फिलहाल उसे मारने के मूड में नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो हर कोई उस पर गन ताने खड़ा था ताकि वो उस लड़की को मारे। जो देखते ही वो अगले पल अपना किसी तरह कोई मास्क पहन लेता है। अचानक ही वो सबके सब एक साथ उस पर फायर करते हैं, पर इससे पहले कि वो गोली जीरो को लगती वो अपना किसी तरह का कोई इंजेक्शन ले लेता है। अगले ही पल प्लग झपकते ही जीरो मे को लेकर काले धुएं में गायब हो गया। वो लोग आसपास देखते हैं कि ये कहाँ गया, ढूंढो इसे, लेकिन जीरो तो मे को लेकर ऊपर खड़ा था और इससे पहले कि वो लोग दोबारा हमला कर पाते जीरो अपने सारे पॉइजन उन सब पे इंजेक्ट कर देता है और बस अगले कुछ सेकंड्स में उन लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि दर्द के मारे वो सब कांपना शुरू कर देते हैं। मैं पूछती है तो क्या ये सब मर जाएंगे? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस इससे कम से कम ये लोग थोड़ा तड़पेंगे, शायद इसके बाद ये लोग कम से कम मुझ पे हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। जीरो वापस कॉल को होल्ड से हटा के अपनी बहन से बात करते हुए कहता है कि देखो मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहो, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब बहुत जल्द अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लूंगा और अपने क्लैन को आगे बढ़ाऊंगा। जीरो मे को लेकर बाहर आता है जो उसके पॉइजन के असर से अभी पैरालाइज थी, तो इसलिए वो परेशान होता है कि अब मैं भला इसे कैसे उठाऊं, अपने साथ कैसे ले जाऊं, क्योंकि यार बेचारे ने आज तक किसी औरत को टच नहीं किया, इसलिए बहुत परेशान था। तो मैं कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मैं वैसे भी एक लड़का हूँ। ये सुन के तुम लोग की तरह जीरो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि असल में जिसे अब तक वो सुंदर सी कन्या समझ रहा था वो तो जीता जाता एक लौंडा है जो कि कुछ एक्सपेंसिव मेकअप्स और कपड़ों का यूज करके एक लड़की बनता है ताकि लोगों को खुश करके अच्छा खासा पैसा बना सके। में जीरो का एक डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बना देता है, पर जीरो बेचारा अब भी शौक में था कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने बस कुछ घंटों पहले एक लड़की को प्रपोज किया शादी के लिए, ये क्या कर दिया मैंने। जिसके बाद अगले दिन में जीरो को तैयार करके एक मैच मेकिंग पार्टी में लेकर आती है, जहां पर आकर काफी सारे आदमी और औरतें एक दूसरे से मिलते हैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। और अपने जीरो के लिए थोड़ा काम आसान करने के लिए मैं खुद ही लड़की के गेटअप में वहां पे बैठ जाता है ताकि जीरो को थोड़ा ज्यादा लड़कियों से बात करने का मौका मिले। वो जीरो को अच्छे समझा उमझा कर लाया था कि कैसे अच्छे से ड्रेसअप होना है, कैसे अच्छा दिखना है और कैसे लड़कियों से बात करनी है। बेचारा जीरो जब लड़कियों के सामने था थोड़ा घबरा तो रहा था, पर फिर भी खुद को शांत करते हुए एक लड़की के सामने बैठ जाता है और डायरेक्ट अपना नाम बताकर अपनी रईसी दिखाते हुए कहता है कि मैं साल के मिलियंस में कमाता हूँ, मुझसे शादी कर लो। जो सुन में बहुत गुस्सा होता है कि आखिर तुम्हें कर क्या रहे हो, ऐसे डरा क्यों रहे हो लड़कियों को। तो जीरो समझाता है कि यही तो होता है, लड़कियों को शादी करने के लिए बस वही तो चाहिए जो अच्छे पैसे कमाता हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं तो फ्लेक्स करने में दिक्कत क्या है। तो मैं समझाता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, पहले लड़कियों को इंप्रेस करना सीखो, अच्छी सी स्माइल करो, उन्हें कुछ कॉम्प्लीमेंट करो और अपनी बात शुरू करो। जीरो बेचारा इतना नर्वस और कंफ्यूज आ गया होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जैसे ही उस लड़की के सामने बात करने के लिए बैठता है तो स्माइल करने की जगह बड़ा ही डरावना सा चेहरा बनाना शुरू कर देता है। जो देख बेचारे इतने डर गए कि सोचने लगती है कहीं ये कोई गैंग लीडर तो नहीं है। उनकी
मैच मेकिंग पार्टी पूरी बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि जीरो अभी पूरा कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था और दोबारा से एक और डेटिंग ऐप पर उसकी प्रोफाइल बना देता है और तो और उसके लिए पहले डेट भी ऑर्गेनाइज कर देता है। पर ऑब्वियस सी बात थी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसे ये तक नहीं पता था कि लड़कियों के सामने बैठते कैसे हैं, उनके सामने खाते कैसे हैं। अपनी पहली डेट पर जो खाना उसने ऑर्डर किया होता है वही खाने में उसकी फट रही थी, क्योंकि यार वो खुद एक पॉइजन असैसिन है, तो उसके लिए ऐसे ही किसी अनजान खाने को खा लेना बहुत ही मुश्किल था। पर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह एक बाइट खा ही लेता है। पर जब तक बेचारे ने अपने डर पे काबू पाया तब तक वो लड़की जा चुकी थी। शाम होते होते वो 30 से भी ज्यादा लड़कियों से मिल चुका था, पर एक ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए बेचारा बहुत परेशान होता है कि अब तक मैं एक का भी नंबर नहीं ले पाया, इससे बुरी हार क्या होगी मेरे लिए। पर मैं दिलासा देता है कि चिंता मत करो, कल हम फिर ट्राई करेंगे। और अब वो लोग एक दूसरे से बात करके जाने ही लगते हैं कि अचानक बहुत तेज से एक कार में कुछ लोग आकर मे को उठा लेते हैं। जेरो उन्हें पकड़ने की कोशिश तो करता है पर वो तब तक तेजी से निकल चुके थे। यहाँ असल में मे को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी बंदे का छोटा भाई था जिसने कि जेरो को बुलाया था मे को मारने के लिए। वो मे से पूछता है कि जरा मुझे बताओ आखिर बात क्या है। मेरे भाई ने भला शहर में काम करना छोड़ के एक क्लिनिक कंपनी क्यों ओपन कर ली। पर मैं कुछ नहीं कहता तो बंदा उसके मुंह पर एक पंच जड़ के मारता है और कहता है कि जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक पिटते ही रहोगे। इसी बीच अचानक वो लोग अपनी गाड़ी के सामने जीरो खड़ा देखते हैं, जो देख उसका साथी कहता है कि उड़ा दो, यहाँ पर रोकना मत। लेकिन यहाँ उनके सामने जीरो खड़ा था, जो बड़ी आसानी से कार के सामने से कूदकर डॉज करते हुए किसी तरह के एसिड का इस्तेमाल करके कार को लिटरली बीच से ही काट देता है। इससे पहले कि अंदर बैठे वो लोग कुछ समझ पाते तब तक कार आधे में बैठकर पानी में गिर चुकी थी और जीरो मे को पहले ही उठा के निकल चुका होता है। जिसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि जीरो एक क्रूज शिप के पास खड़ा मे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने ही कल जीरो को यहाँ आने के लिए कहा था ओशियानिक आर्ट गैलरी देखने के लिए। जीरो कहता तो है कि तुम्हें तो मेरी लड़के ढूंढनी है ना, इस आर्ट गैलरी में जाकर फिर क्या फायदा। पर वो फिर भी चाहती थी कि जीरो कैसे भी करके वहाँ आए, इसलिए आज वो चुपचाप आकर उसका इंतजार ही कर रहा था कि तभी मे सामने से आ जाता है, जो कि लिटरली इतना खूबसूरत लड़की लग रहा था कि जीरो भी उसे देख के ब्लश करने लगता है, ये जानने के बाद भी कि वो एक लड़का है। मैं उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो हमें जल्दी चलना चाहिए, पर जीरो बेचारा डर के मारे उसका हाथ उठा देता है कहीं मेरे अंदर से कोई फीलिंग्स ना आ जाए। जिसके बाद अब वो लोग क्रूज शिप के अंदर जैसे ही आर्ट गैलरी में पहुंचते हैं तो जीरो के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ कपल्स के लिए एक बिल्कुल ही परफेक्ट स्पॉट है और इसलिए यहाँ पर डेट पे आए काफी सारे कपल्स भी थे। जीरो में से पूछता है कि आखिर हमारे यहाँ पर आने का रीजन क्या है, तो वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ यहाँ पे एक रिहर्सल डेट पे आए हो ताकि तुम आगे से किसी डेट पे घबरा के उठपटांग हरकतें न करो। जेरो भी बेचारा बड़ा हैरान था कि क्या दिन आ गए हैं, उसे एक लड़के के साथ डेट पे आना पड़ रहा है। मैं समझाता है कि देखो अगर कल को तुमने किसी चमत्कार से लड़कियों के नंबर ले भी लिए पर फिर भी तुम सब बर्बाद ही करोगे और इसलिए तुम्हें सिखाने के लिए आज तुम्हारा मेरे साथ होना जरूरी है। सबसे पहले वो लोग एक डॉग की बड़ी अजीब से पेंटिंग देखने जाते हैं, जिसे देखकर मैं बहुत खुश होती है कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा है। मैं समझाता है कि अगर तुम्हारे साथ की लड़की किसी चीज को देखकर खुश हो रही है तो उसकी और तारीफ करो। पर जीरो को ये पेंटिंग 2 साल के बच्चे की बनाई हुई लग रही थी, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता क्या बोले। जिसके बाद वो लोग एक दूसरी आर्ट पेंटिंग देखने पहुंचते हैं, जहाँ मैं दोबारा से उस पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो कितना अच्छा है, ब्लू कलर इस पे कितना जच रहा है। जीरो कहता है कि हाँ सही कहा, ये बिल्कुल साफ आसमान जैसा ब्लू है। वाह भाई बड़ी अच्छी तारीफ करी। वो लोग अब एक औरत की पेंटिंग देखने पहुंचते हैं, जहाँ मैं कहती है कि तो बहुत ही खूबसूरत है, तो जीरो धीरे से कहता है कि नहीं इस लड़की से अच्छी तुम लग रही हो। तो मैं कहता है कि तो कुछ ज्यादा ही सस्ती लाइन है, जो सुन बेचारा जीरो घबरा के भाग के साइड में जाके चैट जीपीटी से और बेटर पिकअप लाइंस के लिए पूछने लगता है। मैं आके समझाता है कि देखो इंप्रेस करने के लिए पिकअप लाइन जरूरी नहीं है, इसी लड़की के साथ अगर तुमने साथ में एक अच्छा दिन भी गुजारा तो भी उसे इंप्रेस करने के लिए काफी है। तो जीरो कहता है लेकिन मैंने आज तक खुद ढंग से मजे नहीं किए, मैं किसी और के साथ क्या करूंगा, पर फिर भी यार उसे करना तो पड़ेगा ही। तो वो लोग अब उस आर्ट गैलरी में एक और दूसरे आइटम को देखने पहुंचते हैं, जो कि था 30 साल पुराना आई कैंडी का पैकेट। मतलब समझ लो 30 साल पुराने एक टॉफी का पैकेट, जो कि जीरो को हद से ज्यादा पसंद है। वो तो पागल ही हो जाता है कि आखिर इसका प्राइस 30 मिलियन ही कैसे हो सकता है, मैं तो इसके लिए 100 मिलियन भी दे दूं। मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर एक कैंडी के पैकेट में इतनी इंटरेस्टिंग बात क्या है, पर वो फिर भी खुश था कि चलो कम से कम इसे तो अब मजे आ रहे हैं। अगले ही मिनट जीरो एक और आर्ट पीस के पास पहुंच गया होता है, जहाँ वो अपनी मुंडी घुमा के उसे देख रहा था। मैं के आने पर उसे कहता है कि जरा अपने सर को इस तरह करके देखो, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। थोड़ी देर तक दोनों उस पेंटिंग को देखते हैं और मैं जीरो को अकेला छोड़कर साइड में चला जाता है ताकि तब तक वो थोड़ा और एंजॉय कर ले। कुछ देर बाद में उसे आर्ट गैलरी से बाहर लेकर आता है, जहाँ नीचे एक आदमी को दिखाते हुए पूछता है कि भला तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। पर जीरो को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, उसे वो गरीब सा इंसान लग रहा था जो कि अंदर आने के बाद कार से छुप रहा है। लेकिन अगले सेकंड उसकी बड़ी खूबसूरत सी बीवी उसके पास आती है और जैसे वो उसे लेकर सबके सामने गई, कुछ देर के अंदर ही सारे लोग उसे घेर लेते हैं, क्योंकि असल में ये आदमी काफी फेमस पेंटर है। मैं बताती है कि दरअसल इस पेंटर का नाम है क्रे क्रे और लोग इसे प्यार करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो और भी काफी सारे एग्जांपल्स बताती है कि जैसे कि एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर जो कि काफी अच्छा बेसबॉल खेलता है और इसी वजह से लोग उसे पसंद करते हैं, और ऐसे एक म्यूजिशियन जो लोग को इमोशंस फील करवा दे, ऐसे ही टैलेंटेड लोग वो लोग पसंद करते हैं और यही टैलेंट उनकी खूबी है। जीरो पूछता है तो फिर भला इन सबसे मुझे क्या लेना देना, मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं। तुम्हें समझाते कि नहीं तुम गलत हो, तुम तो एक ऐसे टैलेंटेड असैसिन हो जो किसी को भी पल भरे मार सकता है, एक ऐसा टैलेंट जिसे तुम अपने साथ साथ लोग की भी जाने बचा सकते हो। तो अगर तुम्हें किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो अपने टैलेंट से करो, लोगों की हेल्प करके उसके सामने एक हीरो बन जाओ। जो सुन बेचारा असैसिन अपने कान ही बंद कर लेता है कि भाई ये क्या कह दिया, जहाँ मैं लोगों
को मारने का काम करता हूँ वहाँ मैं लोगों की जाने बचाऊं। मैं समझाते कि देखो ज्यादा कुछ नहीं। अरे यार मैं खुद बार बार भूल जाता हूँ कि एक लड़का है, बार बार मैं इसे एक लड़की की तरह क्यों बोल रहा हूँ। मैं समझाता है कि देखो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लड़की के लिए उसके बॉडीगार्ड बन जाओ, इस तरह तुम उसे गुंडों से बचाकर बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो। तो जीरो कहता है कि नहीं ये हो ही नहीं पाएगा, मैं एक पॉइजन मास्टर हूँ, एक असैसिन, तो भला मैं किसी का बॉडीगार्ड कैसे बन सकता हूँ। हाँ तो ये किसने कहा कि तुम लोगों की जाने नहीं बचा सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इस टैलेंट से लड़कियों को इम्प्रेस करना तो बस शुरुआत है, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें उनकी दिल जीतने के लिए इतने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे जो तुमने आज तक कभी किसी के लिए किए नहीं होंगे। इसके बाद अब वो दोनों डिनर करने आए होते हैं, जहाँ पर मैं कहते हैं कि अब शुरू होगा हमारा ऑपरेशन व्हाइट नाइट, जहाँ अब से तुम लोगों को मारने की जगह उन्हें बचाओगे। जीरो कहता है कि यार क्या ही बकवास नाम है, इसे अच्छा नाम नहीं मिला तुम्हें, और भला मुझे ये बताओ कि मुझे बॉडीगार्ड बनने का काम कैसे मिलेगा, मैं लोगों को बचाऊंगा कैसे। तो मैं कहता है चिंता मत करो, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, हम ये करेंगे एक ऐप के जरिए जिसका नाम है डार्क नेव। असल में यार ये ऐप फाइवर और अपवर्क जैसा ही है, जहाँ पर तुम क्लाइंट ढूंढ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए। लेकिन ये ऐप सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए है जिन्हें कुछ सेफ्टी चाहिए होती है या फिर किसी से कुछ काम करवाना होता है। और जीरो को इस ऐप में हर तरह के उठपटांग काम मिलेंगे। जो देख वो भी बड़ा हैरान था कि क्या सच में ऐसी भी कोई ऐप होती है, क्योंकि अब तक जो लोगों को मारने के लिए उसे काम मिल रहे थे वो एक ब्रोकर के जरिए मिल रहे थे, जो बीच में हमेशा अपना कमीशन काटता था। जीरो काफी ढूंढ रहा होता है पर उसे कोई ढंग का काम नहीं मिलता, तो मैं इसे कहता कि शायद ये ऐप काम नहीं कर रही। तभी इसी बीच वो कुछ ऐसा देखता है जो कि उसे लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ, और मैं इसे पूछता है कि तो क्या मुझे ये करना चाहिए। जीरो मेरे को उसी ऐप पर एक क्रिमिनल की वीडियो दिखाता है जिसने कायोको नाम की लड़की को किडनैप कर रखा था और एक वीडियो बनाकर उनके दोस्तों को भेज रहा था उनकी सारी बेशकीमती पेंटिंग्स लेने के लिए। उन दोनों की जॉब सही लगती है और सीधा आप उस लड़की के दोस्तों के पास जाते हैं जिन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया था। वो लोग बताते हैं कि दरअसल हमारी ये दोस्त कायोको एक चोरी है, पर वो कभी पैसों की चोरी नहीं करती, वो बस चुराई गई पेंटिंग को वापस लाकर उनके मालिक को वापस करती है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो चोर के घर में ही डाका डालना। वो लोग अपनी दोस्त को किसी भी कीमत पर छुड़ाना तो चाहते थे, पर उनके पास ना ही उतना पैसा है और ना ही उतनी हिम्मत, इसलिए उन लोगों ने मदद के लिए वीडियो डार्क नेव पर पोस्ट कर दिया। जीरो उनकी सारी बातें सुन तो लेता है पर बड़ा ही शांत बैठा था। जो देख उन लोगों को लगा कि पक्का ही हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं, पक्का ही मना कर देगा, शायद हमें अब अपनी किडनी ही बेचनी पड़ेगी या फिर चोरी करनी पड़ेगी उसे बचाने के लिए। मैं समझ जाती है कि लोग इतना परेशान इसलिए हैं क्योंकि कोई भी स्किल्ड असैसिन इनका काम नहीं करना चाहता, इसलिए उसे अपने जीरो के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखती है एक लड़की को इम्प्रेस करने की। और कायोके के दोस्तों को बताते हुए कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, ये जो मेरे बगल में बैठा है ये एक पॉइजन मास्टर है, काफी जाना माना असैसिन। जो सुनते ही उन सबकी फट जाती है कि क्या एक पॉइजन मास्टर, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ ऐसे किसी के बारे में अफवाह ही सुनी है। अगर सच में ऐसा है तो इसके लिए हम सब कुछ देने को तैयार है जो भी हमारे पास है, हमें बस किसी भी तरह अपने लीडर कायोको को बचाना है। वो लोग ये सब बोल ही रहे होते हैं कि अचानक जीरो अपना हाथ खड़ा करता है, जो देखो सबकी फट गई कहीं मार तो नहीं देगा हमें, पर असल में बस वो ये पूछना चाहता था कि क्या कायोको को ग्लासेस पहनने वालों से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरफ इधर एक शिप पर उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने उसी लड़की को किडनैप करके रखा था, जो कि शिप का ही कैप्टन है। उसे पेंटिंग्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, इसलिए वो हमेशा बेशकीमती पेंटिंग्स को चुरा कर अपने पास रखता है। वैसे लड़की मुझे पता तुम्हारे दोस्त कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे पास बचने का एक और मौका है, मेरे लिए काम करो, क्योंकि तुम सच में काफी सफाई से चोरी करती हो। पर कायोको साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह पैसों के लिए चोरी नहीं करती। पिछली बार जो तुम्हारे पास से मैंने पेंटिंग चुराई उसकी मॉडल एक फेमस आर्टिस्ट की बेटी थी, और उस पेंटिंग का मालिक उसी लड़की का पति था जिसके पास से तुमने पेंटिंग चुराई। दरअसल उस आदमी ने ही कायोको को उस पेंटिंग के बारे में बताया और उससे भीख मांगे कि प्लीज मुझे वापस ला कर दे दो। मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरे और मेरी बेटी के लिए वो पेंटिंग बहुत कीमती थी, और इसलिए कायोको ने उस छोटी बच्ची से वादा किया था कि वो उसकी माँ की पेंटिंग उसे वापस लौटाएगी। तुम जैसे इंसानों की तरह मैं लोगों को दुख पहुंचाने के लिए चोरी नहीं करती। जो सुना वो कैप्टन उसे जान से मारने के लिए अपने हायर किए हुए असैसिन को बुला लेता है। इधर यहाँ अपना जीरो और मैं उसी शिप पर आ गए होते हैं कायोको को ट्रैक करते करते। वो लोग एक जीपीएस ट्रैकर से उसे ट्रैक कर रहे थे जो कि उसके दोस्तों ने कायोको पर लगाया था, पर जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं दो कुछ गोल मडोल से गार्ड्स उन्हें अपनी गन से घेर लेते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड जीरो उन दोनों को ही अपनी एक ही लाश से सुला देता है। वो लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ जीरो के दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना कायोको को बचाने के बाद उससे मैं ये पूछ लूं क्यों मुझसे शादी करेगा या नहीं। मैं कहता है कि यार पागल हो गए हो तुम, इम्प्रेस करने के बाद भी तुम्हें रिजेक्ट होना है, ज्यादा सपने मत सजाओ, पहले हम जो करने आए उस पर ध्यान दो। इसी बीच और कुछ गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए सामने आते हैं, पर जीरो एक एक करके उन सबको बड़ी आसानी से सुला देता है। मैं समझाता है कि देखो तुम्हें सबसे पहले कायोको के पास जाके उसे समझाना होगा, क्योंकि इस वक्त वो काफी डरी सहमी होगी, तो तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसे बचा लोगे। अपनी फालतू शादी की बकवास मत शुरू कर देना वहाँ। इधर उस शिप कैप्टन ने कायोको को ऊपर अपनी गन तान दी होती है, पर उसे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर उसने कायोको को मार दिया तो उसे अपनी पुरानी वो सारी पेंटिंग्स नहीं मिलेंगी। तो कैप्टन अब पेंटिंग की तरफ गन करता है, जो देख कायोको बहुत डर गई, क्योंकि वो उस बच्चे को वादा करके आई थी कि वो उसकी माँ की पेंटिंग वापस ला के रहेगी। इसलिए अब कायोको ना चाहते हुए भी उस कैप्टन की बात मानकर उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। जो देखो कैप्टन खुश होने लगा था कि अगले ही पल उसके हाथ मेल्ट होकर जमीन में गिर जाते हैं और खून के बजाय उसकी बॉडी से एक अजीब सा कलर लिक्विड बाहर आने लगा था। जो देखो चिल्लाते हुए कहता है आखिर कौन है, सामने आओ। लेकिन तभी उस औरत की पेंटिंग के अंदर से एक अजीब सा घोस्ट बाहर आता है, जो कि उसे छूकर पूरी तरह जला देता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो जीरो के पॉइजन के असर से सब
सब बस इमेजिन कर रहा था। जीरो भाई उस लोहे की दीवार में खोल करके अंदर आ गया था और जैसा कि मैंने कहा था वो कायोको के पास आके कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर जैसा उसने सोचा था कायोको का रिएक्शन बिल्कुल ही अपोजिट होता है। देखो तुम्हारा शुक्रिया, पर मेरे पास तुम जैसे असैसिन को देने के लिए उतने पैसे नहीं है। जो सुन बेचारा जीरो घबरा के मैं की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलूं। तो मैं अब खुद अंदर आकर कायोको के पास जाके उसके हाथ पैर खोलने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती डाइविंग सूट में एक बंदा आकर कायोको को उठा के पीछे ले जाता है। असल में ये एक वाटर मास्टर असैसिन है जिसे इसी बंदे ने हायर किया था। अरे वाह तुम आ ही गए, उस लड़की को छोड़कर इन दोनों को खत्म कर दो। जीरो चुपचाप अपना मास्क पहन लेता है और अपने अंदर एक सुपर ह्यूमन की एबिलिटीज जगाने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। अगले कुछ सेकंड्स में उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो पलक झपकते उसे मारने आगे बढ़ता है, पर उसने जहाँ मारा वो सिर्फ पानी था। तो जीरो जल्दी से कायोको को पकड़ के मेरे को दे देता है उसे संभालने के लिए। औरतों के साथ अच्छे से बिहेव तो होना सीखो, तुमने इसे ऐसे क्यों फेंका? देखो मैं तुम्हारे लेक्चर्स बाद में सुन लूंगा, पहले मुझे उसे बचाना है। इधर वो बंदा अपने सूट के हाथों में पानी भर के जीरो पर एक जोरदार अटैक करता है जो कि लिटरली इतना पावरफुल था कि जमीन में एक बड़ा सा होल हो गया और तो और जीरो भी कुछ हद तक जख्मी हो चुका था और उसने अपने सारे पॉइजन वेपन्स पहले अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर फेंक दिए थे, क्योंकि अगर इस वक्त वो उसकी बॉडी में रहते हैं तो वो कब का मर चुका होता। वो बंदा बहुत तेजी से जीरो की तरफ आगे बढ़ता है जो देख मैं बहुत डर गया कहीं से कुछ हो न जाए, लेकिन अगले ही पल वो जीरो के सामने रुककर उसे अपना कार्ड देने लगता है। असल में वाटर मास्टर एक लड़की थी जो उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि देखो हमें इस मामले को लड़ाई के अलावा किसी और तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे दो महारथियों के बीच में अगर लड़ाई हुई तो आसपास सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलेगा, तो इससे किसी को भी कोई फायदा होगा नहीं। और मुझे यकीन है कि तुम्हें इस काम के लिए उतनी फीस तो मिली नहीं होगी कि तुम इतना जोखिम उठाओगे। दरअसल ये जीरो को अपने साइड करना चाहती थी और इसके लिए वो जीरो को बिना लड़ाई झगड़े के 10 गुना पे करने के लिए तैयार है ताकि वो लड़की को उसे सौंप दे। और क्योंकि दोनों ही असैसिन्स हैं, उनका काम ही है लोगों को पैसों के लिए मारना, तो उसे यकीन था कि जीरो उसका ऑफर नहीं ठुकराएगा। दरअसल वो ये सारी बातें अपनी वाटर ब्लेंडिंग एबिलिटीज की हेल्प से कर रही थी, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे बगल में जीरो का वही सुपर ह्यूमन बनाने वाला इंजेक्शन दिखता है जो कि अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था। वो इंजेक्शन को लेने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी जीरो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, दूर रहो उससे, वो एक पॉइजन है, उसे छूना मत। जो सुन आशियो समझ गई कि जरूर ये एक पॉइजन ही है, ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हर किसी को सुपर ह्यूमन बना दे। और जीरो पे पॉइजन इसलिए असर नहीं करता क्योंकि वो पॉइजन मास्टर से क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए उसकी बॉडी हर वो पॉइजन को सहने के लायक है जो आम इंसान कभी नहीं सह सकता। तो जीरो कहता है कि नहीं, पॉइजन मास्टर से क्लैन से होना मेरे लिए खुद एक शराब है, मैं एक पल में ही मारा जाऊंगा अगर मैंने अपने दुश्मन को खत्म नहीं किया इससे पहले कि वो पॉइजन मेरी बॉडी पर असर करे। उस लड़की को इतना कुछ समझ नहीं आता और जीरो से डायरेक्ट पूछती है कि साफ सीधा बताओ तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है या नहीं, पैसे लो और साइड हो जाओ। और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कौन सा उसकी बात मानने वाला है। जो देख वो अचानक ही सामने से गायब हो गई और इससे पहले कि वो जीरो के पीछे से आकर वार करती अचानक वो एक पंच मारता है, पर एक बार फिर से वो अपने वाटर क्लोन के जरिए बच गई और एक बड़ा ही जोरदार हाई प्रेशर वाटर बुलेट से अटैक करती है जिसे जीरो बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। जीरो समझ गया था कि अगर गलती से ऐसा एक भी अटैक उसे लग गया तो मर भी सकता है, पर आशियो का प्लान उसको मारने का नहीं था और कहती है कि देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि पॉइजन मास्टर्स की फैमिली वन ऑफ द टॉप 5 फैमिलीज में से एक है असैसिन्स के इंडस्ट्री में, इसलिए आओ साथ मिलकर काम करते हैं, थोड़े पैसे वैसे कमाओ, एक लड़की के लिए भला अपनी जान क्यों देना चाह रहे हो। अचानक ही वो अब एक के बाद एक वाटर बुलेट से अटैक करने लगती है जिसे जीरो बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा था। आशियो पूछती है कि बात क्या है, वो लड़की तुम्हारी क्लाइंट ही है ना या फिर कोई प्यार व्यार का मामला है। पर जीरो बिना कोई जवाब दिए बस उसके अटैक्स डॉज करने में लगा था और अचानक ही एक छोटे से ब्लेड से उसे ग्लव्स पर वार करता है जिससे बस उसके ग्लव्स पर एक छोटा सा कट लग गया। जो देखे वो कहते हैं कि अरे यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इन अटैक से भला मुझे क्या होगा। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड्स के अंदर उसे ग्लव्स में ब्लास्ट हो गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती जीरो उसके हेलमेट पर एक जोरदार मुक्का देकर जमीन में गिरा देता है और एक जोरदार किक के साथ उसे मारने वाला था कि तभी उसने डॉज कर लिया। पर जीरो अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका था और दोबारा उसे पकड़ के ऐसे जोरदार पंच मारता है कि उसका हेलमेट ही टूट गया। देखो मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, पर जल्द ही वो मेरी वाइफ बनने वाली है, तो बीच में मत आओ। हाँ तुम जैसे असैसिन्स को मेरी ये बातें बकवास तो लगेंगी, पर मेरे लिए इस क्लैन में रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक खुशहाल परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिताना है। जीरो को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं जहाँ उसे अपने ट्रेनिंग एरिया के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर कई सारी फैमिलीज की चुपके से बनाई हुई वीडियोस दिखाई जाती हैं जो बड़ा ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वो हमेशा देखता कि कैसे इन परिवारों के लोग साथ और खुश रहते हैं और ये सब जीरो की सिर्फ ट्रेनिंग के लिए दिखाया जाता, क्योंकि फ्यूचर में यही सब लोग उसके टारगेट होने वाले थे। उनका क्लैन सिर्फ चुपके से फैमिलीज के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता था, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो उनके बड़े बड़े स्क्रीन पर उन फैमिलीज की लाइव स्ट्रीम होती थी। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि पॉइजन मास्टर्स का क्लैन उन पर नजर बनाए रखे है। जीरो का इंस्ट्रक्टर उसे इन सबको दिखाते हुए कहता है कि देखो इसे हम कहते हैं ह्यूमंस का जू, इन जैसे लोगों को दुनिया के असली सच का कोई अंदाजा ही नहीं है, बस किस्मत के भरोसे ये लोग अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि जैसे इनके लिए हमेशा सब कुछ ऐसा ही रहेगा। असल में जीरो को बचपन से ही सब सिखाया गया ताकि वो उस क्लैन का अगला लीडर बन सके। उसे हमेशा ही समझाया जाता कि वो ऐसे लोगों की तरह न बने, बस किस्मत के भरोसे ऐसे बेफिक्र होकर जिंदगी जीने वालों को ही पॉइजन क्लैन के लोग कंट्रोल करते हैं। यही सब समझाकर जीरो को उसे क्लैन वाले हमेशा लोगों से अलग रखते हैं, न ही उसे कभी किसी से मिलने दिया जाता और न ही बाहर जाने को मिलता, क्योंकि ये सब कुछ उनके पॉइजन मास्टर्स क्लैन का रूल था।
का क्लैन जिन चीजों को यूजलेस मानता था वही जीरो किसी भी हाल में करना चाहता है, एक अच्छी वाइफ और फैमिली के साथ जिंदगी जीना। पर उस लड़की आशियो को जीरो की बात कुछ खास नहीं लगती और कहती है कि अगर पॉइजन मास्टर से क्लैन के फ्यूचर हेड तुम बनोगे तो पक्का एक क्लैन बहुत जल्द डूब जाएगा। अगले ही सेकंड वो लड़की अपनी फुल पावर रिलीज करते हुए अपने पैरों के नीचे एक टोर्नेडो बना लेती है जिससे वो हवा में उड़ने लगी और अब जीरो पर एक के बाद एक हाई प्रेशर वाटर से हमला करना शुरू हो जाती है। पर जीरो इन्हें भी डॉज कर लेता है। जो देखो समझ गए थे कि ये ऐसे नहीं मानेगा, क्यों ना तुम्हारी कमजोरी पर ही वार किया जाए। और अब वो सीधा अपना एक अटैक में और काई को पकड़ती है जिससे मैंने किस तरह बचा तो लिया था पर वो खुद डॉज नहीं कर पाई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, खुद को संभालो। काय को पूछती कि आखिर क्यों, तुम लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, हम लोग तो तुम्हें इतना पे भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम्हें बचाना जीरो के लिए एक मिशन से भी ज्यादा जरूरी है। पर क्योंकि यार जीरो एक अनजान के लिए अपनी जान जोखिम पर डाल रहा था तो वो ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती और मैं से पूछती कि मुझे बस ये बताओ कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तभी मैं उसी सुपर ह्यूमन बनाने वाले इंजेक्शन को देखती है जिसके अभी जीरो को बहुत जरूरत है क्योंकि अभी वो जख्मी होने के साथ साथ काफी थक भी चुका है। जीरो ने पहले ही सारे अपने पॉइजन वेपन्स को बाहर फेंक दिया था, इसलिए फिलहाल वो कितनी भी कोशिश करने के बाद आशियो की स्पीड मैच ही नहीं कर पा रहा था। जीरो को अपने पास्ट की वो बातें याद आती हैं जिसमें उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे कहा था कि कभी भी ऐसी कोई लड़ाई मत लड़ना जिसमें तुम्हें 5 बिलियन येन से कम मिले और वो भी तब जब तुम्हें यकीन हो कि तुम जीतोगे, क्योंकि हमारे ब्लड लाइन की इन पॉइजन एबिलिटीज को देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्लैन की परंपरा को बचाने के लिए जो तुम्हारी ये एबिलिटी एक बार देख ले उसे मार दो। जीरो यही चीजें याद करके आशियो के अटैक्स डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि भला मुझे क्या करना चाहिए, पर तभी ऊपर से काय को कूदते हुए नीचे आ जाती है जो देख बेचारी जीरो की फटके कि भाई ये क्या है। काय को उसके ऊपर बैठी होती है और जीरो पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। देखो मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे अपनी जान देकर बचाओगे, मेरे सामने ये सब चौंचले मत करो, हम साथ ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। काय को जीरो का वही सुपर ह्यूमन इंजेक्शन लेकर आ गई होती है जो देखो बहुत हैरान था क्योंकि उसके हाथों पर जीरो के पॉइजन का ही थोड़ा सा असर हो गया था। पर अब इससे पहले कि वो जीरो को इंजेक्शन लगा पाती आशिया उसे पकड़ के उठा लेती और कहते कि अरे वाह, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक आम इंसान पॉइजन मास्टर्स की हेल्प कर रहा है। अरे जीरो तुम तो इसे ही बचाने वाले थे, देख लो कितनी बेवकूफ है। जीरो उठते हुए मेरे को थैंक्स कहता है कायोको को नीचे भेजने के लिए। जीरो के हाथ में इस वक्त वही सुपर ह्यूमन इंजेक्शन था जो देखा आशियो पूरी तरह डर गई और सोचते कि भला इसके पास कैसे आया और उसे धमकाते हुए कहते कि जल्दी उसे नीचे फेंको वरना मैं इसे यहीं डुबाकर मार दूंगी। तो जीरो भी उसके बात मानते हुए इंजेक्शन गिरा देता है। अब इससे पहले कि वो सब कुछ प्रोसेस भी कर पाती जीरो अचानक ही बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ जाता है, उसके गर्दन पर वही पॉइजन वाला नीडल रख देता है जिससे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज सी हो गई और कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपनी वाटर एबिलिटी को कंट्रोल न कर पाने की वजह से उसका पूरा सूट ब्लास्ट हो गया और कायको को पकड़ के उसे सही सलामत बचा लेता है। वैसे तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, इसलिए अगर कभी मेरे घर में पानी खत्म हो गया तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा। भाई इतनी बेइज्जती। अभी तो बेचारा बड़े स्टाइल में बोल रहा था लेकिन अगले ही पल डर के मारे कांपने लगता है क्योंकि फिलहाल उसका एक हाथ ऐसी जगह पर था जिससे उसके ऊपर हरासमेंट का केस लग सकता है और डर के मारे वहीं खड़ा मेरे से पूछता है कि यार अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ उस लड़की आशियो को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी बॉडी जल रही है, लेकिन जैसे ही जीरो उसका हाथ पकड़ता है वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके चेहरे पर अजीब से दाग धब्बे आ चुके थे जो कि इस बात के निशाने थे कि उसे साफ हवा से एलर्जी है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांध के उसे जल्दी से जल्दी इंडिया जाना पड़ेगा। जीरो कहता है कि देखो तुम काफी लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ उसी वाटर सूट में रहती आ रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा कभी बाहर की नॉर्मल हवा से कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए शायद तुम्हें एलर्जी हो गई। और ये सब जीरो ने काफी पहले पॉइजन मास्टर्स की लाइब्रेरी में पढ़े काफी सारे बुक्स में पढ़ा था। जीरो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रीम तैयार करी है जो कि तुम्हारी एलर्जी को कम से कम कंट्रोल में रखेगा। जो सुन वो बहुत हैरान हो गए और पूछते कि भला तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। जीरो कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम मुझसे हार चुकी हो और मेरे लिए यही मायने रखता है, इसलिए मैं तुम्हें ठीक कर दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कम से कम तुम ऐसी लड़ाई न लड़ो जिसमें तुम जीत नहीं सकती। कायोको अब पेंटिंग वापस ले लेती है और वो लोग उसी कैप्टन के पास जाते हैं जिसकी जीरो को देखकर कुछ ज्यादा ही फट गई थी और सर झुकाकर माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब कोई पेंटिंग नहीं चुराऊंगा। लेकिन उसके ऊपर अभी भी जीरो के वही इल्यूजन पॉइजन का असर हो रखा था तो उसे मे के अंदर वही पेंटिंग वाली औरत दिखने लगती है और उसके पैर चाटते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से कभी ऐसा नहीं करूंगा। जीरो कहता है कि यार छोड़ो हटाओ, इसे अपने हाल पे छोड़ देते हैं। पर ये सब देख उस लड़की आशियो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि जीरो जैसे असैसिन्स को उन इंसानों का भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए जो उसके सीक्रेट्स देख ले, उसकी एबिलिटीज देख ले। इस पर जीरो कहता है कि देखो मुझे सबको मारने का शौक नहीं है, अगर सामने वाला इंसान अगली बार से ऐसी गलती ना करके अच्छा बनना चाह रहा है तो मैं भला उसे क्यों मारूं। इधर कायोको अच्छे से पेंटिंग को पैक वैक कर लेती है और कहती है कि अब मैं किसी के हाथ लगने नहीं दूंगी। जीरो का थैंक्स कहते हुए वो पूछती है कि वैसे क्या तुम लोग मेरे साथ चलना चाहोगे। पहले तो वो लोग मान जाते हैं पर बहुत जल्द पछताते भी हैं क्योंकि कायोको के पास एक पालतू शार्क थी जिसके पीछे वो उन दोनों घसीट के ले जा रही होती है। बेचारा दोनों की हालत देखो तुम लोग जरा। जिसके बाद अब वो जाकर उसी छोटी बच्ची को अपनी माँ की पेंटिंग वापस लौटा देती है जो देख उसको दोस्त बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह फाइनली हमने घर दिखाया। सब उधर बेचारे खुशी के मारे रो रहे होते हैं और इधर जीरो साइड में आकर अपनी कैंडी खाने में लगा था। तुम्हें कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जरा देखो तो कोई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है। जीरो सामने जाने से डर तो रहा था पर फिर भी मेले जाती है जहाँ वो छोटी बच्ची और कायोको दोनों ही उसका शुक्रिया अदा करते हैं अपनी जान पर खेलकर पेंटिंग वापस लाने के लिए। जीरो उन्हें देख ही रहा था कि तभी मैं भी उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जीरो के दिए पैसों की वजह से ही आज उसके भाई का फाइनली ऑपरेशन हो गया, वो अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान खुश है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुन बेचारा बहुत इमोशनल तो हो गया था
था पर सबके सामने कुछ नहीं बोलता और मन ही मन सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रो सकता, मुझे टॉयलेट में जाना चाहिए। तभी कायोको उसे रोकते हुए पूछते कि जरा सुनो, मुझे पता है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारी फीस तो नहीं दे सकती, पर क्या कोई और तरीका है जिससे मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाऊँ। जो सुनते ही जीरो के तो होश उड़ गए। उसके मन में बस यही आ रहा था कि वो जल्दी से अब कायोको को शादी के लिए पूछ ले और अपने नन्हे बच्चे को जन्म दे। लेकिन मैं बीच में आते हुए कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, चलो हम तीनों साथ चल के पार्टी करते हैं। और अगले दिन जब वो लोग पार्टी शार्टी करने के लिए रेडी होकर आ चुके होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जीरो और कायोको ही बैठे थे। मैं अब तक आया ही नहीं था। जो देख बेचारा जीरो काफी घबरा रहा था कि आखिर ये रह कहाँ गया, मैं अकेला क्या करूंगा यहाँ। लेकिन असल में यार मैं वही थी जो छुप के उन्हें देख रही थी ताकि जीरो कायोको को अपने साथ डेट पे ले जाए। और जीरो को मैसेज करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं आज नहीं आ सकती, प्लीज तुम अकेले ही कायोको के साथ चले जाओ। मैसेज देखते ही जरा तुम इस बेचारे की शक्ल देखो, बिल्कुल ही फट चुकी है इसकी। कायोको कहती है कि अगर मैं नहीं आ रही तो क्यों ना हम दोनों ही साथ चलें। और अब वो जीरो को अपनी फेवरेट जगह ले आती है जो कि एक शार्क थीम पार्क। यहाँ हर कोई शार्क की कॉस्ट्यूम पहने नाच रहा था। जो देख बेचारा जीरो पछता रहा होता है कि आखिर मैं आज आ ही क्यों गया, पता नहीं कहीं इन लोगों के साथ मैं भी पागल ना हो जाऊं। पर फिर भी कोशिश करता है शार्क की कॉस्ट्यूम पहन के सबके बीच में डांस करने की। मैं उनका पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गया था और उन पर नजर बनाए रखे होते हैं। पर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेने के बाद जैसे ही दोनों साथ बैठते हैं तो जीरो मे को नोटिस कर लेता है। वो भी समझ गए थे कि जीरो ने उसे देख लिया और छुपने की कोशिश करती है। इधर बेचारा अपना सो कॉल्ड पॉइजन मास्टर असैसिन बिल्कुल शांत बैठा होता है क्योंकि उसके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। तभी उसे मे की बात याद आती है जिसने जीरो को बताया था कि कभी भी अगर तुम लड़कियों के सामने बैठो तो उनके कपड़ों या फिर उनके ज्वेलरी या फिर उनकी खूबसूरती की तारीफ करो। इधर दूर से मे ध्यान से देखती है तो उसे काफी सारी चीजें दिखती हैं जिसके बारे में जीरो कायोको की तारीफ कर सकता है। और उन सब में से एक चीज उसने भी नोटिस कर लिया था। कायोको के चमकते हुए नेकलेस को देखकर जीरो कहता है कि ये तो बहुत ही पुराना लग रहा है, क्या ये तुम्हारी दादी माँ का है। मैं बेचारी हैरान थी कि भाई ये क्या बोल रहा है, पर फिर भी यार ठीक है, चलो कम से कम कोशिश तो कर ही रहा है लौंडा। कायोको कहती है कि नहीं, ये तो मुझे गिफ्ट में फ्री में मिला था, मुझे काफी अच्छा भी लगता है इसलिए मैं पहन लेती हूँ। जीरो बस इतना बोल के फिर दोबारा शांत बैठ गया था तो मैं उसे दोबारा इशारा करते कि यार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी उसे कुछ बोलो, इसके बारे में और आगे बातें करो। पर बेचारा कायोको पर ही ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा था। वो बार बार डर के मारे अपनी नजरें मे की तरफ ही कर लेता। जो देख मैं समझ गया कि अगर ऐसे चलता रहा तो जो भी उसने अपनी जान पे खेलकर कायोको को इम्प्रेस किया वो सब बर्बाद हो जाएगा। पर किस्मत से कायोको इन सब चीजों पर इतना ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो खुद में ही खाते पीते एंजॉय कर रही होती है, इस बात को इग्नोर करते हुए कि वो आज एक गधे के साथ डेट पे आई है। कायोको उसे खाना देते हुए कहती है कि तुम भी ट्राई करो, ये डिश बहुत अच्छी है। पर जीरो मना कर देता है कि नहीं तुम ही खा लो, मैं ये सब नहीं खाता। वो बेचारा अकेला बैठा बैठा बड़ा ही घबरा रहा था। तो अब मैं जल्दी से बगल में ही लगी स्क्रीन के पास जाती है जिसमें अलग अलग तरीके की शार्क्स को दिखाया जा रहा था। पर मैं उसे चेंज करके एक शार्क के जरिए जीरो से कहती है कि तुम जल्दी से उसे अपने बचपन के बारे में बताओ। लेकिन तभी मैनेजर आते हुए कहता है कि हे सुनो, यहाँ के कस्टमर्स को स्क्रीन टच करना अलाउ नहीं है। पर क्योंकि भाई अपना लौंडा दिखने में बड़ा ही खूबसूरत था तो मैनेजर को ही पटा लेता है। अब जैसा कि मैंने उससे कहा जीरो वही करता है। अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं कभी दूसरों का बनाया हुआ खाना नहीं खाता। जीरो बताता है कि एक पॉइजन मास्टर बनने के लिए कैसे उसने हमेशा ट्रेनिंग की और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा अपना खाना खुद बनाता इस डर से कि कहीं उनके खाने में कोई पॉइजन ना मिला हो। जो सुन कायोको को काफी बुरा लगता है और कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मैं भी बचपन से हमेशा अकेले ही रही, मैं एक अनाथ थी इसलिए बचपन से ही एक ऑर्फनेज में पली बढ़ी। पर वहाँ मैं ही सबसे अकेली थी क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनता। लेकिन फिर एक दिन एक रईस बूढ़े आदमी को कायोको बहुत पसंद आ गई और उसी ने कायोको को अडॉप्ट कर लिया। पर अपने बुढ़ापे और बीमारी के कारण कुछ दिनों में ही वो मर गया, जिसके बाद वो रातों रात एक मिलियनेयर बन गई। कायोको को ऑर्फनेज से निकालकर उस आदमी के एक बड़े से मैंशन में लाया जाता है जहाँ हर जगह एक रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स ही लगी थी। लेकिन वो कोई पेंटर नहीं था और ना ही उसने खरीदी थी। थोड़ा छानबीन करने के बाद कायोको को पता लगता है कि ये सारी पेंटिंग्स उस आदमी ने इलीगली हासिल की थी, यानी कहा जाए तो ये सब कुछ चोरी का था। जो बात उसे बहुत बुरी लगी और समय बीतने के साथ उसने सारी की सारी पेंटिंग्स को उनके मालिक को वापस लौटा दिया। सालों लगाकर जब तक उसने सब कुछ लौटाया उसकी सारी संपत्ति जा चुकी थी जो उसे विरासत में मिला था। और इसलिए आज वो एक वेट्रेस के तौर पर पार्ट टाइम जॉब करती है जिससे मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाती है। मुझे पता है कि अगर लोग मेरी ये कहानी सुनेंगे तो मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, पर क्या करूँ मैं हूँ ही ऐसी। जीरो कहता है कि नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से ही मुझे पहली बार अपने काम के लिए किसी ने थैंक्स कहा। पहली बार लगा कि पैसों से जरूरी भी कुछ हो सकता है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुन कायोको बड़ा ही इमोशनल हो गई और जीरो के साथ लिटरली अपनी शादी के बारे में सोचने लगती है। वो बेचारा घबरा के पूछता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, तुम रो क्यों रही हो। नहीं ऐसा नहीं है, बस पहले मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। जीरो मे की तरफ देखता है जो उसे इशारा देती है कि बस यही मौका है तुम्हारे पास, अब कह दो, रुकना मत। बेचारा बड़ा ही नर्वस तो था पर फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी शार्क वाली वो टोपी निकालता है और कायोको से पूछता है क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। उसका चेहरा देख के साफ पता लग रहा था कि उसके मन में भी जीरो के लिए फीलिंग्स जाग चुकी हैं, लेकिन वो पागल उल्टा सब गुड़ गोबर कर देता है। जीरो कायोको से पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। जो सुन मे का दिमाग खराब हो जाता है कि इस गवार ने इतना अच्छा मौका क्यों गवा दिया। यहाँ तक कि भाई कायोको को भी लग रहा था कि वो उसे डेट के लिए पूछेगा या फिर प्रपोज करेगा, पर उसने सब बेकार कर दिया। जीरो कहता है कि देखो मैं तुम्हें प्रपोज तो करना चाहता था पर हम दोनों फिलहाल एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। भले ही मैं तुम्हें वहाँ बचा के तुम्हारी नजर में अच्छा बन गया पर तुम मेरे उन बुरे कामों के बारे में नहीं जानती जो अब तक मैंने किए हैं। असल में जीरो को लग रहा था कि अगर उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि उसने पैसों के लिए कितने सारे लोगों को मारा है
है तो कायको पक्का उसे रिजेक्ट कर देगी, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग दोस्त बने, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जाने, एक दूसरे के साथ समय बिताएं और जब उन्हें एक दूसरे के ऊपर पूरा यकीन हो तब वो शादी कर लें। कायको और मे दोनों हैरान होते हैं कि आखिर ये इतना समझदार कब से हो गया। कायको हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो इतने सिंसियर हो कि मैंने सोचा भी नहीं था। कायको यहाँ उससे मे के बारे में पूछते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं, पर जीरो समझाता है कि नहीं, वो बस मेरे लिए लड़की ढूंढने में हेल्प कर रही है। कुछ देर बाद अब जीरो कायको को उसी कार तक ड्रॉप कर देता है जहाँ अब उसके फोन में पहली बार मे के अलावा किसी और लड़की का नंबर ऐड हुआ था। कायको कहती है कि वैसे अगर तुम दूसरों का बनाया हुआ खाना नहीं खाते तो फिर क्यों ना अगली डेट पे तुम खुद ही अपने हाथों से बनाओ, देखते हैं कि तुम मुझसे अच्छा बनाते हो कि नहीं। जोसन बेचारा शर्मा गया और कायको से बाय कहते हुए चली जाती है। तभी मैं आते हुए बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढी है जो कि है एक सीईओ की बेटी का बॉडीगार्ड बनना। जीरो पूछता है क्या, ये क्या कह रही हो, ये तो धोखा होगा ना, जब कायको है तो फिर मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ। मैं कहती है कि देखो वो बस अभी तुम्हारी दोस्त है, सिर्फ एक वही लड़की है जिसे तुम अभी जानते हो, इसलिए थोड़ा अपनी दुनिया से बाहर निकलो और दूसरी लड़कियों से भी मिलो, कम से कम एक फ्रेंड के तौर पर ही सही। तो अब मे की बात मानकर जीरो अगले दिन एक कॉलेज फ्रेशर पार्टी में पहुंचता है जहां वो उसी लड़की से मिलने आया था जिसे उसे प्रोटेक्ट करने का काम मिला है। बेचारा पहली बार इतने सारे लोगों के बीच में बैठा था इसलिए काफी नर्वस भी हो रहा होता है। इस लड़की का नाम था स्यूरी और यही है वो सीईओ की बेटी जिसका बॉडीगार्ड बनना है जीरो को। उसके दोस्त जब उसे अपने पास बुलाते हैं तो वो जाने का सोचती तो है पर फिर वापस लौट आती है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है, इसलिए सबके साथ घुलने मिलने में काफी डर रही थी। तभी सामने से उसी कॉलेज की दो सीनियर लड़की आगे पूछती है कि स्यूरी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें मजे तो आ रहे हैं ना, यहाँ ऐसे क्यों घूम रही हो। जो सुनते ही बेचारी जोर जोर से रोने लगी और कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। अब इससे पहले कि स्यूरी को रुलाने के लिए उन दोनों लड़कियों पे कोई इंजाम लगाया वो डर के भाग जाती है। स्यूरी अपना मुंह ढकते हुए काफी घबरा रही थी क्योंकि उसने अपने सीनियर्स के सामने इतना ऑकवर्ड बिहेव किया। जीरो भी ये देख सोच रहा होता है कि पता नहीं उसने जॉब क्यों चुनी। असल में कल जब जीरो इस जॉब के लिए हेडक्वार्टर मिलने पहुंचा तो वहाँ का सीईओ लिटरली एक बॉडी बिल्डर होता है, लेकिन वो असल में स्यूरी का फादर नहीं था। दरअसल उसके भाई ने एक कंपनी जीरो से स्टार्ट की थी जो अब इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है, पर एक एक्सीडेंट में वो पिछले साल ही मारा गया और रूल्स के हिसाब से उसकी सारी संपत्ति अब स्यूरी को मिलनी है। पर उसकी आंटी जो कि उसके डैड की बहन है उसे ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और अब वो सारी कंपनी को अपने नाम करना चाहती है। सीईओ बताता है कि मैंने यहाँ तक सुना है कि उसने कुछ बहुत ही खतरनाक बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं। उसकी पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह स्यूरी को टॉर्चर करके या फिर उसे अगवा करके उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, और इसीलिए सारी प्रॉब्लम समझने के बाद जीरो ने जॉब एक्सेप्ट कर लिया था। और इधर मैंने उसके लिए एक फेक स्टूडेंट आईडी बनाकर तैयार कर दी थी ताकि वो किसी को पहचान में ना आए। वो दोनों अब जा ही रहे होते हैं कि तभी स्यूरी आकर जीरो से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे एक ड्रिंकिंग पार्टी में ले चलो, मुझे भी थोड़ा वक्त बिताना है, मैं बोर हो चुकी हूँ यहाँ रहते रहते। जीरो पहले मना तो करता है पर उसके प्यारी प्यारी खूबसूरत आंखों को देखकर बेचारा पिघल ही गया। देख रहे हो भाई, लड़कियों के सामने अच्छे सिग्मा मेल ही पिघल जाते हैं और सिर्फ इसलिए जीरो स्यूरी के साथ पार्टी में आया था। यहाँ वो सभी लोग स्यूरी को खड़े होकर खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो कोशिश तो करती है पर अपना नाम बोलने के बाद ही बहुत शर्मा गई कि अब मैं क्या कहूँ, और कुछ न समझ में आने पे नाइस टू मीट यू कह के बैठ जाती है। अब जीरो की बारी होती है खुद को इंट्रोड्यूस करने की और वो एक गैंगस्टर बॉस की तरह ऐसे खड़ा होकर लुक देता है जो देख मैं भी घबरा गई। मैं यहाँ आने के लिए एक वेटर बनी हुई थी। जीरो सबको दिखाना चाहता था कि एक टॉप नॉच मास्टर क्या कर सकता है और सभी को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि अब देखो तुम लोग, मैं ये 8 के 8 गिलास अकेला पी सकता हूँ। मैं घबरा रही होती कि भाई जो चीज नहीं कर सकता वो क्यों बोल रहा है, लेकिन वो तो भाई लिटरली एक बार में 8 के 8 गिलास पी लेता है। हवाबाजी तो उसने कर ली थी पर अब उसकी हालत और खराब होने लगती है। सबको देख के ऐसा लग रहा होता है कि पक्का भी उल्टी करेगा, लेकिन अगले ही पल अपना भाई एक नई ट्रिक से सबको चौंका देता है। वो भाई अपने अंदर की सारी बियर को एक जेली के फॉर्म में बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसने किसी तरह की कोई वाटर एब्जॉर्बिंग मेडिसिन ली थी जिसकी वजह से वो सारी ड्रिंक को जेली के फॉर्म में निकाल पाया। जीरो को तो लग रहा था सभी से देख के इतना खुश होंगे कि तालियां बजाएंगे, लेकिन वो तो ये देख के इतने डिस्गस्टेड फील कर रहे थे, कहते हैं कि छी कितनी गंदी ट्रिक है। जीरो के बाद अब एक दूसरे बंदे की बारी आती है जिसका नाम होता है नरुको। उसका सीनियर उसे अपने बारे में बताने के लिए कहता है पर नरुको कहता है कि माफ करना, मैं सब भूल गया क्योंकि मेरे लिए जरूरी है यहाँ के लोगों से मिलना, ना कि कुछ फुद्दों से इंट्रोडक्शन देके सबका टाइम वेस्ट करना। और बस यही अपनी कुछ सो कॉल्ड कूल लाइंस बोलकर सारी लड़कियों का ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेता है जो देख बेचारा अपना जीरो पछता रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस लड़के में कुछ गड़बड़ लग रही थी। जिसके बाद अब वो तीनों वापस जा रहे होते हैं जहाँ रास्ते में जीरो स्यूरी को रोककर पूछता है कि आखिर तुम पार्टी में जाने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों थी, तुम तो कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। जिस पर वो कहती है कि हाँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों से मिलकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर करना चाहती हूँ जिससे मुझे आगे अपनी कंपनी चलाने में मदद मिले। जीरो कहता है कि हाँ, लेकिन ये करने के और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं कि तुम ऐसे लोगों के बीच बैठो जिनके साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो। जो सुन स्यूरी जीरो को अपने डैड के बारे में बताती है जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ ज्यादा ही लोगों के बारे में सोचती हो, जब तक तुम लोगों से नहीं घुलती मिलती, उनसे दोस्ती नहीं करती, तब तक तुम अपने इस डर पे काबू नहीं पा सकोगे कि लोग क्या सोचेंगे। और बस यही अपने कुछ आखिरी शब्द कह के उसके डैड इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। इसलिए आज उसे खुद पर शर्म आती है कि अपने डैड की वो छोटी सी बात नहीं पूरी कर सकी, और यही सब सोचकर वो जीरो के सामने रोते हुए कहती है कि मुझे पता है अगर मैं लोगों से मिलूंगी, खुद उनसे अच्छे से बातचीत करूंगी तो पक्का सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा हर एक पल इस बात से डरती हूँ कि लोग मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। पर जीरो उसे समझाते हुए कहता है कि शायद तुम भूल रही हो, किसी ने तुम्हें मारने के लिए असैसिन्स हायर कर रखे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कहीं घूमने मत जाओ, मैं कहीं भी और कभी भी तुम्हें बचा सकता हूँ। इसलिए अब से अगर तुम्हें दोस्त बनाना ही है, लोगों से मिलना ही है, तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ यहाँ एक लंबे टावर पर उसी लड़के नारुको को दिखाया जाता है जो
जो कि असल में एक असैसिन है जिसे मे की आंटी ने हायर किया है उसे मारने के लिए। उसे रिपोर्ट करते हुए बताता है कि हाँ अभी मेरी नज़र उस पे ही है, लेकिन उसके साथ एक बॉडीगार्ड है जो कुछ ज्यादा ही स्किल्ड है। ये काम इतना आसान तो नहीं होने वाला। लेकिन कॉल के दूसरी तरफ वाली औरत ने उसकी आधी बातें सुनी ही नहीं थी क्योंकि उसका फोन ही स्विच ऑफ हो चुका था। इसके बाद अब डायरेक्ट कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुको खुद मे की आंटी से मिलने आया था और उसे सियोरी के बारे में रिपोर्ट देते हुए बताता है कि कैसे उन लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल असैसिन हायर किया है जो कि सच में काफी खतरनाक है। वो औरत खुद नारुको को मसाज दे रही थी और उससे पूछते कि तो फिर आखिर तुम क्या कर रहे हो अब तक? मैंने तुम्हें उस लड़की को मारने भेजा था और यहाँ तुम उसके बॉडीगार्ड की तारीफें कर रहे हो। जिस पर नारुको कहता है कि माफ करना पर अभी इसके लिए सही वक्त नहीं है। जो सुन वो औरत गुस्से में नारुको पर और चिल्ला रही होती है कि तभी अचानक हिप्नोटाइज सी हो गई। अचानक से उसके बोलने का टोन बिल्कुल ही चेंज हो गया और नारुको की तारीफ करते हुए कहती है कि आप तो एक मास्टर हो, भले ही उसका बॉडीगार्ड थोड़ा ज्यादा स्किल्ड हो सकता है पर तुम्हारे सामने नहीं। इस पर नारुको कहता है कि हाँ टेंशन मत लो, ये काम पूरा हो जाएगा। इधर जीरो और मैंने सियोरी के साथ अब हर रोज उसकी कॉलेज क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया था ताकि वो हर पल जीरो की नजर में रहे और खतरे से दूर रहे। सियोरी के साथ साथ जीरो खुद ही पढ़ते हुए नोट्स बना रहा होता है। तुम्हें कहती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पढ़ाई करने थोड़ी आए हो। लेकिन अपने जीरो को भाई यहाँ पढ़ाई लिखाई करने में इतना मजा आ रहा होता है कि वो प्रोफेसर के सारे सही जवाब दे रहा होता है। और वहीं यहाँ दूसरी तरफ नारुको सियोरी के कॉलेज के बिल्डिंग के छत पे बैठा था और शांत बैठकर किस तरह के कोई मेडिटेशन कर रहा होता है जिससे वो काफी सारी वाइब्रेशंस रिलीज कर पा रहा था। शुरू में तो बस उसके आसपास की चीजें ही वाइब्रेट होती हैं, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड्स के अंदर पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसा प्रेशर लगता है जिससे पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट करना शुरू हो गई। ये लिटरली इतना ज्यादा प्रेशर था कि जीरो भी खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। उनके ऊपर इतना प्रेशर लग रहा था कि वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहे होते। वो आसपास देखकर समझने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि अटैक बाहर से आ रहा है। जो देखो वो हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ देर पहले पूरी बिल्डिंग छानी थी। जीरो अपना वही सुपर ह्यूमन इंजेक्शन निकालता है और खुद को इंजेक्ट करने जा ही रहा था कि तभी अचानक सारे खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं और एकदम से बिल्डिंग की पूरी छत टूट जाती है जो कि सियोरी के ऊपर ही गिरने वाला था। पर इससे पहले ही जीरो खुद के ऊपर वो इंजेक्ट करके जल्दी से उसे बचा लेता है। पूरी छत गिरने के बाद जब वो आसपास देख रहा होता है तो बस यही सोचता है कि आखिर ये अटैक हो कैसे सकता है, क्योंकि कोई भी एक्सप्लोसिव गैस ऐसे खुले एनवायरनमेंट में तो काम नहीं करेगी। जीरो समझ चुका था कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे जरूर साउंड मास्टर होगा, क्योंकि बस वही एक लौता असैसिन है जो बिना किसी वेपन के इतना डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। इधर नारुको को भी समझ में आ गया होता है कि जीरो ने अपना वही सुपर ह्यूमन इंजेक्शन ले लिया है, यानी दोनों के बीच ही अब एक धमाकेदार लड़ाई होने वाली है। मामला समझ में आते ही जीरो सियोरी के अंकल को कॉल करके बता देता है कि कैसे उन लोगों पर जस्ट अभी एक अटैक हुआ और सियोरी को और ज्यादा सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे भी नहीं पता कि वो असैसिन कब अटैक कर दे। लेकिन उसका ध्यान तो कॉलेज के एक कैंपिंग ट्रिप के पोस्टर पे था जहाँ वो जाना चाहती थी और ये अगले दिन ही होने वाला है। अब वैसे उन पे खतरा तो मंडरा रहा है पर फिर भी जीरो इसका फैसला सियोरी पर छोड़ देता है कि वहाँ जाना है या नहीं। तो सियोरी अब सीधा अपने बॉडी बिल्डर सीईओ अंकल से पूछने आती है क्या वो वहाँ जाए, जिस पर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे पता है तुम नए नए दोस्त बनाना चाहती हो, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो और चली जाओ। जीरो है तुम्हारी मदद के लिए, मुझे यकीन है वो तुम्हें बचा लेगा। जो सुन सियोरी बहुत खुश होती है और अगली सुबह होते ही वो लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उसके अंकल ने उसे जाने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि नारुको ने उन्हें हिप्नोटाइज करके रखा था। दूसरी तरफ यहाँ जीरो में और सियोरी कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ जीरो अभी पूरी तरह सतर्क था और सियोरी के बगल में ही बैठा होता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता कि कब वो साउंड मास्टर मौका देके उन पर अटैक कर दे, इसलिए वो हर पल अब सियोरी के आसपास ही रहेगा। इसी बस में उनके साथ नारुको भी होता है जिसने कई सारी लड़कियों को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपने पास बिठा रखा था। और हाँ, जीरो को ये नहीं पता कि वो साउंड मास्टर नारुको ही है। कुछ देर बाद अब वो लोग अपने कैंपिंग एरिया में पहुंच गए होते हैं जहाँ जीरो आते ही अपने बारबेक्यू स्किल्स दिखाते हुए खाना बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने बेचारे से कहा था कि लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो खाना बनाने में माहिर होते हैं और अपना छोरा कुकिंग के मामले में छोरियों से कम थोड़ी है। वो तो भाई लड़कियों के सामने अपने स्किल्स की पूरी फ्लेक्सिंग करते हुए बारबेक्यू कर रहा होता है, जो देखकर तो लड़कियों के साथ साथ लड़के भी हैरान थे कि तुमने कैसे किया, तुम इतना अच्छा खाना बनाना जानते हो। सियोरी सोचती है क्यों ना मैं सबको खाना देने के बहाने उनसे बातें कर लूं, लेकिन जब असल में खाना बांटने की बारी आती है तो बेचारी एक इंट्रोवर्ट होने के कारण किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। जीरो भी ये नोटिस कर लेता है और मैं से पूछता है क्यों ना हम उसकी मदद करें, पर वो कहती है कि नहीं रहने दो, उसने कहा था कि वो खुद ही करना चाहती है तो तुम घबराओ मत, वो कर लेगी। सियोरी इधर खड़ी सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे एक आइडिया आता है और जल्दी से अपने बैग में से एक मैजिकल गर्ल की कॉस्ट्यूम निकाल के पहन लेती है, जिससे वो काफी सारे लड़कों का ध्यान खींच लेती है। मैं और जीरो हैरान होकर देख ही रहे थे कि तभी अपना वो कोई मैजिक शो स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो एक मैजिक ट्रिक दिखाते हुए खाली प्लेट में नूडल्स भर देती है। जो देख सब एक्साइटेड हुए थे कि तभी वो अपने ऊपर नूडल्स गिराकर ट्रिक ही रिवील कर देती है, लेकिन वो फिर भी खुश थे, कम से कम वो लोगों को हंसाने में तो कामयाब रही। शाम में जीरो और मैं उसकी तारीफ करते हैं कि कम से कम वो अपने डर को हरा के सभी के सामने आकर खुलकर बोल तो सके। वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उनका एक सीनियर सामने आते हुए कहता है क्या तुम लोग को पता है, मैंने यहाँ आने से पहले एक हॉरर स्टोरी सुनी थी, एक ऐसे गॉड की जो बस बारिश कराने के लिए लोगों के सेक्रीफाइस
सेक्रीफाइस मांगता है। इस बंदे को खुद इतना पता नहीं था कि ये कहानी सच्ची है झूठी, बस ये सभी को डराने के लिए बता रहा था ताकि वो लोग सामने दिख रहे उस श्राइन में जाए, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहीं वो गॉड रहता है जो लोगों के सेक्रीफाइसेस मांगता है। उसकी बातों में सच है नहीं, ये जानने के लिए सब जाने के लिए रेडी तो हो गए थे, पर उन्हें आसपास कहीं पे नेरुको नहीं दिख रहा होता। पर वो तो इधर पहली जंगलों में पहुंच चुका था और आसपास काफी सारे पेड़ों के ऊपर एक अजीब सा जाल बिछा देता है जिसमें हर जगह बस थ्रेड ही थ्रेड लगे थे, और खुद से कहता है कि फाइनली आज मेरा काम खत्म होगा। दूसरी तरफ इधर उसी बंदे ने श्राइन में जाने के लिए सबको मोटिवेट कर लिया होता है पूरा। वो बताता है कि वैसे तो देखो श्राइन में जाना ही हमारा मेन गोल है, पर उसका रास्ता है घने जंगल से होते हुए जाता है, और यही होगा तुम लोगों के लिए असली टेस्ट। घने जंगलों को पार करने के बाद तुम्हें एक फोटो स्टैंड दिखेगा जहाँ पर तुम लोगों को साथ में सेल्फी लेनी होगी, ये प्रूफ करने के लिए कि तुम लोग वहाँ गए थे। जो सुन हर कोई बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पर जीरो को ये सब बड़ा ही बेकार लग रहा था, पर फिर भी बेचारे को जाना तो पड़ता ही है जहाँ उसके पार्टनर सियोरी थी, क्योंकि मैंने उससे पहले कह दिया था कि तुम्हारा आखिरी मौका है सियोरी के करीब होने का, इसलिए उसके साथ रहो, उसके पार्टनर की तरह उसे इंप्रेस करो। अगर ये मौका तुमने खो दिया तो फिर भूल जाओ शादी के सपने। सियोरी जीरो को थैंक्स कहते हुए कहते हैं कि मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, माफ करना मैंने तुम्हारा काम और मुश्किल कर दिया यहाँ आकर। जीरो कहता है कोई बात नहीं, इतना मत डरो, खतरा कहीं भी हो सकता है, चाहे हम घर में हो या बाहर। यहाँ तुम ट्रिप पे आई हो लोगों से घुलने मिलने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, तो इन सब की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। हर किसी को इतना अच्छा मौका नहीं मिलता जिंदगी जीने का। उसका चेहरा देख के पता तो लग रहा है कि जीरो की कोशिश काम आ रही है। कुछ देर बाद वो लोग उसी फोटो स्टैंड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ जैसे जीरो टॉर्च मारता है सियोरी को तो फट के हाथ में आ गई। सेल्फी लेने के लिए जीरो अब फोन निकालता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि सेल्फी स्टिक के साथ सेल्फी लेते कैसे हैं। तो सियोरी अब खुद से सेल्फी लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब उसने वो फोटो देखी तो वहाँ पर जीरो के चेहरे की जगह कुछ अजीब सा निशान बना था। जैसे ही वो अब जीरो को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है तो वहाँ पर वो होता ही नहीं। जो देख वो इतनी डर गई कि चिल्लाते हुए बस जीरो को ढूंढते हुए भागने लगती है, पर थोड़ा आगे जाते ही जीरो उसे एक पेड़ के पास खड़ा देख भी जाता है, लेकिन जैसे सियोरी ने उसे पुकारा वो एक अजीब से मॉन्स्टर में ही बदल जाता है। जो देख बेचारी कितनी फट गई कि तुम दबा के वहां से निकल लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो सियोरी को पकड़ ही पाता वो लाइट की स्पीड से भागते हुए सीधा श्राइन में घुस जाती है। अंदर आकर उसकी थोड़ी घबराहट कम होती है कि चलो कम से कम वो यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो आसपास देखती है तो एक रस्सी छत से लटकी हुई थी। अब इससे पहले कि वो कुछ सोच और समझ पाती वो मॉन्स्टर खुद ही उसके सामने आ गया और धीरे धीरे अब उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सियोरी इतनी डर गई होती है कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर सियोरी के सामने आता है वो उसके मरे हुए फादर का रूप ले लेता है। ये सब देख वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे जरा भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उसका फादर शांति से एक गिलास में ड्रिंक डालकर उसे देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर श्राइन गॉड के लिए एक सेक्रीफाइस के तौर पर आई हो और इसलिए तुम आत्माओं को देख सकती हो जैसे कि मुझे। सियोरी को समझ नहीं आ रहा था कि जो अपने सामने देख रही है उस पर यकीन करे कि ना करे, पर फिर भी इस तरह अपने फादर को सामने देखकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और पूछती है कि भला आपने मुझे कंपनी का सक्सेसर क्यों बनाया, आप किसी और को भी तो चुन सकते थे। जो सुनते ही अचानक उसके फादर का फेस 3 हिस्सों में बट गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उदास है। माफ करना बेटी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कंपनी मुझे तुम्हारे हाथों में सौंपनी नहीं चाहिए थी। अगले ही पल अचानक उसका उदास वाला चेहरा गुस्से में बदल जाता है और सियोरी पर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तुम कंपनी को लीड करने काबिल ही नहीं हो, मुझे तुम्हें सौंपना ही नहीं चाहिए था। सियोरी समझ नहीं पा रही होती क्या हो रहा है और अगले ही सेकंड अचानक दोबारा से उसके फादर का फेस बिल्कुल ही क्रीपी जैसा हो गया, जो सियोरी से कहता है कि हाँ मुझे पता ही था कि तुम्हें कभी नहीं संभाल पाओगी, तुम्हें हार मान लेना चाहिए, तुम मेरी संपत्ति काबिल नहीं। उस स्पिरिट के बस इतना बोलते ही सियोरी हिप्नोटाइज से हो गई और मनी मन उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो किसी काम की नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा मर जाना ही बेहतर है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। सियोरी अब उस लटकी हुई रस्सी की तरफ जाने लगती है क्योंकि वो अब खुद को ही खत्म करना चाहती थी। जो देखो मॉन्स्टर जिसने कि अब तक उसके फादर का रूप ले रखा था बहुत खुश होता है। सियोरी अब रस्सी लेकर वही करने वाली होती है कि तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं खुश हूँ ऐसे ही। और अब वो जल्दी से भागते हुए दरवाजा खोलकर कूद जाती है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसने पीछे का दरवाजा चुन लिया था और बहुत ही स्पीड में नीचे गिरने लग जाती है। वो चिल्लाते हुए अब नीचे गिरी रही थी कि तभी उसे एक आइडिया आता है और जल्दी से अपना बैग में रखा एक अम्ब्रेला यूज करती है, लेकिन वो भी काम नहीं आता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतने ऊपर से नीचे गिरते वक्त एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तभी अपना पॉइजन मास्टर टाइम पे पहुंच जाता है। वो जल्दी से एक वाटर एब्जॉर्बिंग जेली बॉल उसकी तरफ फेंकता है और इससे पहले कि वो नीचे पानी में गिरती बड़े स्टाइल से कैच कर लेता है। जीरो बताता है कि इस वक्त जो भी तुम्हारे पीछे है वो तुम्हें इस तरह मारना चाहता है ताकि दुनिया वालों को लगे कि तुमने खुद की जान ली है या फिर वो इसे एक एक्सीडेंट सोचे। तभी नारुको खुद सामने आते हुए कहता है कि तुम तो सच में समझदार हो। यहाँ पर पता लगता है कि असल में कुछ देर पहले हुआ क्या था। जब सियोरी सेल्फी लेकर फोन देख रहे थे कि तभी नारुको ने कुछ साउंड वेव्स के जरिए उसे हिप्नोटाइज कर दिया और साथ ही जीरो को भी उसने एक पावरफुल शॉकवेव के साथ सियोरी से दूर फेंक दिया। पूरे रास्ते जो सियोरी को मॉन्स्टर लग रहा था वो असल में जीरो ही था, जिसे वो हिप्नोटाइज होने की वजह से नहीं पहचान पा रही थी। जीरो नारुको को देख ही रहा था कि अचानक वो एकदम से नीचे आ गया और सियोरी से कहता है कि वाह तुम तो सच में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा समझदार निकली। जीरो जल्दी से हमला करने के लिए अपने कुछ पॉइजन नीडल्स निकाल लेता है, जो देख नारुको खुद ही उससे दूर हो गया। यार पॉइजन मास्टर मुझे माफ कर दे, अब मैं इसकी मौत को एक एक्सीडेंट की तरह नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अब ये तेरे आंखों के सामने ही मरेगी। उसके एटीट्यूड से जीरो को भी समझ में आ गया था कि अभी वो डिसएडवांटेज में है और सियोरी को जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही होती। जो देख जीरो समझ गया कि अब मुझे इसे उठा के ले जाना पड़ेगा और सियोरी से कहता है कि ठीक है मेरे ऊपर आ जाओ। पर यार उसके पीठ पर चढ़ने के बजाय सियोरी सामने से एक बंदर की तरह लटक जाती है और जरा तुम लोग जीरो की शक्ल देखो, क्या क्या करना पड़ रहा है बेचारे को अपने बाल बच्चों के चक्कर में।
पर खैर जो भी हो, अभी सियोरी को बचाना मेन प्रॉब्लम है, तो वो उसे लेकर अब तेजी से भागने लगता है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि नारुको को अपनी एबिलिटीज यूज करने के लिए उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उसने ऑलरेडी ही जंगल के कई सारे पेड़ों पर अपने जाल बिछा रखे थे और बस बैठे बैठे ही बस अपने थ्रेड को छूकर साउंड विस्पर एबिलिटी का यूज करता है, जिससे सियोरी को अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ बुरी बुरी बातें सुनाई दे रही थी कि कैसे लोग उसके बारे में बुराई कर रहे हैं कि ये लड़की तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसके तो कोई दोस्त भी नहीं, ये कितनी बेकार लड़की है, सच में इसे मर जाना चाहिए। ऐसे ही उसे अपने बारे में और भी बुरी और अजीब बातें सुनाई दे रही थी, जिस पर जीरो उसे ध्यान न देने के लिए कहता है क्योंकि नारुको बस उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। तो इस तरफ इधर भाई ये साउंड मास्टर साहब बस बैठे बैठे ही जीरो की हर मूवमेंट का पता लगा लेता है, क्योंकि उसने पूरे जंगलों में हर जगह अपने स्ट्रिंग्स बिछा रखे थे, तो उसे खुद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जीरो सियोरी को अपने ईयरबड्स देने लगता है ताकि उसे वो आवाजें सुनाई ना दे, लेकिन भाई पता नहीं कैसे और क्यों उसके पास दो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स होते हैं, जिससे उन्हें बाहर कुछ सुनाई भी नहीं देगा और एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। पर ये चीज भाई अपने जीरो को पसंद नहीं आती, क्योंकि इसका शेप बिल्ली के कानों जैसा है। लेकिन नारुको को इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे यकीन था कि जीरो इन हेडफोन्स की वजह से उसका अटैक्स डॉज नहीं कर पाएगा। और मौका देखते ही सोनिक ब्लेड नाम का एक अटैक करता है, जिसे जीरो ने हवा में हो रही वाइब्रेशन से डॉज कर लिया। जीरो उसके एक के बाद एक सारे अटैक्स को डॉज करता जा रहा था, हवा में हो रही वाइब्रेशंस को फील करके। नारुको कहता है कि छोड़ो, मेरे पास इससे बेटर आइडिया है, और वो सोनिक वेव्स वाइब्रेशन का यूज करके सियोरी के हेडफोन्स तक अपनी आवाज पहुंचा देता है, जिससे वो एक बार दोबारा हिप्नोटाइज हो जाती है। सियोरी किसी वजह से इतनी डर गई थी कि जल्दी से जीरो को छोड़कर वहां से भाग जाती है। नारुको खुश होते हुए सोचता है कि लगता है इसके ट्रॉमा इस पे असर कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना यही करूं। नारुको सियोरी की हिम्मत तोड़ने के लिए उसे हिप्नोटाइज स्टेट में उसके पास के ट्रॉमास याद दिलाता है, जिससे अचानक सियोरी अपने सीईओ अंकल को सामने खड़ा देखती है, जो कि वर्कआउट कर रहे थे, और गुस्से में उसे कहता है कि सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए भेजा ताकि वो असैसिन तुम्हें खत्म कर सके, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। सियोरी को ये सब चीजें सच लग रही थी कि तभी जीरो आके उसे एक लात मार के साइड करता है। आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास कैसे हो गया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बचाने के लिए अब तक कितने सारे असैसिन्स को हायर किया है। उन बेवकूफों पर विश्वास करने के चक्कर में उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे गवा दिए हैं। जीरो सियोरी को समझाता है कैसे उसके अंकल उसे प्यार करते हैं और उन्होंने उसे बचाने के लिए कैसे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसकी बातें काम भी करती हैं, क्योंकि सियोरी वापस नॉर्मल हो गई, पर फिर अगले ही सेकंड बेहोश हो जाती है, जो जीरो नहीं किया है, क्योंकि वो इन सब के बीच सियोरी को खतरे में नहीं डालना चाहता। जीरो नारुको को पुकारते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम वहाँ बैठे सब कुछ सुन रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ कैसे तुम्हारी ये साउंड मैनिपुलेशन पावर लोगों को हिप्नोटाइज करती है, जो लोगों के माइंड के अंदर उनका सबसे बड़ा ट्रॉमा सामने ला देता है, और यही तुमने सियोरी के साथ किया। लेकिन इस वक्त प्लीज इसे छोड़ दो, तुम्हारी लड़ाई फिलहाल मुझसे है, ना कि इस छोटी सी बच्ची से। जो इस तरफ यहाँ मेरे को समझ में आ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उन दोनों पर लगे ट्रैकर के जरिए उन्हें ढूंढ रही होती है, पर वो उस जगह पर होते ही नहीं। मैं इधर उधर ढूंढ के परेशान हो रही थी कि तभी जीरो जंगलों से बाहर निकल जाता है। मैं थोड़ा सुकून की सांस लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सियोरी पर गई जो जीरो के गोद में बैठी हुई थी, वो बेचारी तो बिल्कुल हक्की बक्की हो गई। तो जीरो फिर अब उसी गलत फहमी दूर करके उसे पूरी कहानी समझाता है। सियोरी भी होश में आ गई होती है, तो मैं जीरो से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, पर जीरो मना करता है कि नहीं, फिलहाल मुझे नारुको के साथ अपनी लड़ाई खत्म करनी है। जीरो समझाता है कि मेरी वजह से उसका अच्छा खासा प्लान बर्बाद हो चुका है, तो पक्का दोबारा सियोरी के पीछे आने की कोशिश जरूर करेगा। देखो तुम्हें कैसे भी करके इसे इस वक्त सेफ रखना है। मैं भी उसकी बात मान लेती है, पर जाने से पहले जीरो को सियोरी के हेडफोन में एक ट्रांसमीटर दिखता है, जिसे नारुको नहीं लगाया था, शायद तब जब वो सियोरी के करीब था। लेकिन जीरो को अब तक ये बात नहीं पता कि नारुको जैसा एक साउंड मास्टर अपनी एबिलिटीज को भला यूज कैसे करता है। इसलिए जीरो फैसला करता है कि वो नारुको को एक ओपन एरिया में चैलेंज करेगा, ताकि कम से कम उसके पास थोड़ा एडवांटेज हो। इधर नारुको मस्त अपना जंगलों में गर्म पानी में नहा रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि जीरो उसके पीछे पीछे जरूर आएगा, इसलिए जब तक क्यों ना वो थोड़ा आराम ही कर ले। दूसरी तरफ जीरो यहाँ जंगलों में भागते हुए नारुको की तरफ ही आ रहा था, जहाँ उस पर अभी एक के बाद एक लगातार अटैक्स हो रहे थे, जो कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो गए हैं। और यहाँ नारुको तो बस बैठे बैठे ही जीरो के सारे मूवमेंट्स का पता लगा रहा होता है कि वो कब और कहाँ पर है। ये बात जीरो भी समझ गया था कि अगर वो ऐसे ही घूमता रहा तो उसके जाल में ही फंसा रह जाएगा, इसलिए पहले उसे वो सारे स्ट्रिंग्स तोड़ने होंगे जो उसने पूरे जंगलों में बिछा रखे हैं। और वो अपना एसिडिक सीरम सारे स्ट्रिंग्स पर फेंक देता है, लेकिन उन्हें कुछ होता ही नहीं, सारा एसिड वापस बाउंस बैक होकर नीचे ही गिर गया। क्योंकि यार असल में नारुको के बिछाए सारे स्ट्रिंग्स काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे थे, इसलिए उन पर कोई भी लिक्विड बड़े ही आराम से बाउंस बैक हो सकता है। इसी बीच आसपास काफी तेज हवा चलने लगी, जिसका फायदा उठाते हुए नारुको अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मूव चलता है, जिससे वो एक बड़ी ही पावरफुल साउंड वेव क्रिएट करता है और उन वेव्स को एक बड़े जायंट मॉन्स्टर के रूप में सामने लाता है। जीरो बड़ी मुश्किल से उसे कुछ अटैक्स डॉज कर पाता है, पर तभी वो अपने कुछ ढेर सारे इंजेक्शंस निकालकर पास के पेड़ पर इंजेक्ट कर देता है। वो जायंट मॉन्स्टर जीरो पर दोबारा अटैक्स तो करता है, पर फिर अचानक से रुक सा गया, जिससे नारुको बहुत ज्यादा हैरान होता है और नहाना धोना छोड़ के जल्दी से जीरो की तरफ भागता है, ये देखने के लिए कि आखिर उसने क्या किया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई साउंड वेव से बने मॉन्स्टर को कैसे रोक सकता है। नारुको ये चीज सेंस कर लेता है कि उसके वो पेड़ पे अटैच स्ट्रिंग्स अभी भी टूटे नहीं है, पर जब तक वो जीरो की लोकेशन पर पहुंचा तो यहाँ पर काफी सारे पेड़ और उनकी टहनियां अजीब तरीके से बढ़ चुकी थी, जिन सब ने मिलकर उसके साउंड वेव से बने मॉन्स्टर को जकड़ रखा था। नारुको कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो बगल में खड़ा जीरो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। असल में मेरे बनाए हुए केमिकल्स प्लांट्स को कुछ ज्यादा जल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और बस यही मुझे चाहिए था तुम्हारी टेक्निक्स को रोकने के लिए, क्योंकि तुमने अपने साउंड वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स को पेड़ों को अकॉर्डिंग मेंटेन कर रखा था, तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाएंगे तुम्हारी सारी वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स टूटती जाएंगी। नारुको कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैंने पहले
सियोरी को मारने के लिए अपना प्लान पर काम शुरू कर दिया है। असल में उसका जायंट समन मॉन्स्टर सिर्फ जीरो और नारुको को ही नहीं दिख रहा था, बल्कि कैंप में मौजूद हर किसी को दिख रहा था और उसके साउंड वाइब्रेशंस के जरिए हर कोई ऐसा हिप्नोटाइज हो चुका था कि उन्हें लग रहा था कि पक्का वो मर जाएंगे। वो सब ये सोच के डर रहे होते हैं कि उन्होंने वही शराने वाले गॉड को जगा दिया जो अब उन्हें खत्म कर देगा। अब हम में से किसी एक को गॉड को सेक्रीफाइस देना होगा, तो सब अपने आईडी कार्ड्स निकालो, जिसकी उम्र सबसे कम है वही सेक्रीफाइस देगा। और यार उन सब में सबसे छोटी होती है सियोरी, जो देखते ही वो लोग सब उस पर टूट पड़े। पर मैं जल्दी से उसे लेकर वहां से भागने ही लगी कि तभी एक चट्टान से नीचे गिर जाती है। नारुको कहता है कि जरा देखो, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उन लोगों के अंदर का डर सियोरी को बिना मारे शांति नहीं होगा। नारुको एक सुर में सीटी मारने लगता है, जिससे वो अपने हाथों को चेनसॉ में बदल पाता है और अगले सेकंड एक पेड़ काट देता है और उन लकड़ियों के जरिए अपने लिए एक वायलिन बना लेता है। नारुको अपने बालों को वायलिन स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लेकर वायलिन बजाने के लिए रेडी होता ही है, जो देख जीरो भी घबरा गया कि पता नहीं मैं इसे लड़ भी पाऊंगा या नहीं। इधर वो सभी लोग सियोरी को मारने के लिए पागलों की तरह उन दोनों के पीछे लग चुके थे। नारुको कहता है कि देखो बस कुछ देर की बात है, वो लड़की भी जल्दी मरने वाली है, मतलब मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। जीरो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अब भला ही अपनी कौन सी एबिलिटी यूज करेगा कि तभी नारुको अपना वायलिन फेंक कर जीरो की तरफ दे मारता है, जिसे वो बड़े आराम से डॉज भी कर लेता है, क्योंकि उसने ये उम्मीद तो नहीं की थी। पर असल में तो नारुको का प्लान जीरो को डिस्ट्रैक्ट करके जल्दी से वहां से भागने का था, क्योंकि यहाँ पर उसका लड़ने का काम है ही नहीं। नारुको अपनी बिछाए वही स्ट्रिंग्स की मदद से वहां से भाग रहा था, जो देख जीरो भी पीछे पीछे आने लगता है। देखो मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुम कामयाब भी हुए और उसे बचा लिया, फिर भी उसकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उसके तो अपने लोग ही उससे नफरत करेंगे और हर दूसरा आदमी उसे मारने के पीछे लगा रहेगा। नारुको साफ कह देता है कि देखो वो बहुत कमजोर है, जो खुद के दम पे कभी जी ही नहीं सकती। नारुको को अपने बचपन की ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं, जहाँ उसका पार्टनर उससे काफी ज्यादा कमजोर था और नारुको हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता। हर कोई उसे चाहे कितना भी समझा ले, पर उसने कभी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और इसका अंजाम उसे अपनी मौत के तौर पर चुकाना पड़ा। लेकिन जीरो उसकी फालतू कहानी और बकबक से बहुत बोर हो चुका था और कहता है कि तुम डर रहे हो क्या? तुम जैसे मास्टर असैसिन को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए मैंने पहली बार देखा है। पर वो इन बातों पर उतना ध्यान न देते हुए अभी भाग ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने कोई चीज दिखती है, जो कि था आसपास के पेड़ों के जरिए रिलीज किए जाने वाला छोटा सा हीलिंग पार्टिकल्स का पूल। जो देख वो खुशी से पागल होते हुए उसकी तरफ ही भागने लगता है, क्योंकि उन पार्टिकल्स के जरिए उसकी पूरी बॉडी वापस से हील हो जाएगी और वो एक बार दोबारा से अपनी एबिलिटीज को फुल पावर में यूज कर सकेगा। बेचारा इतना खुश होता है कि उसे तो लग रहा था कि आज वो अपनी ऐसी पावर अनलेश कर पाएगा जो उसने आज तक नहीं की। एक्साइटमेंट में आकर वो सारे के सारे हीलिंग पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है। बेचारा खुश तो बहुत हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी पूरी बॉडी में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जो उसने आज तक कभी फील नहीं किया, क्योंकि यार ये कोई हीलिंग पार्टिकल्स नहीं थे, बल्कि उन पेड़ों के द्वारा रिलीज किया हुआ एक बहुत ही पॉइजनस गैस था। बेचारे को फाइनली ये समझ में आ गया था कि जीरो ने पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि एक साउंड मास्टर को आखिर क्या चाहिए अपनी एबिलिटीज यूज करने के लिए, और बस इसी के साथ बेचारा जीरो के जाल में फंस गया। नारुको अब जल्दी से मेडिटेशन पोजीशन में आकर अपने अंदर की सारी पॉइजनस गैस बाहर निकालने की सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वो सांस भी ले पाता, जीरो अपनी फुल स्पीड में आकर वाटर एब्जॉर्बिंग लिक्विड को सीधा उसके मुंह में घुसा देता है। असल में जीरो को काफी पहले ये बात समझ में आ गई थी कि नारुको जितना ज्यादा पावर रिलीज करता है उसे उतना ही ज्यादा खुद को रिकवर करने की जरूरत होती है। इसलिए उसने एक गड्ढा ढूंढकर वहाँ हीलिंग पार्टिकल्स रख के उसके साथ साथ अपने पॉइजनस गैस को भी मिला दिया और नारुको बेचारा इस जाल में बड़ी आसानी से फंस भी गया। जीरो एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारता है, जिससे उसकी सारी हवा निकल गई और बेचारा इसी के साथ वहीं ढेर हो गया। लेकिन अब भी नारुको हारा नहीं था। वो उल्टा खुश होते हुए ये सोच रहा होता है कि चलो कम से कम कोई तो है मुझे हराने के काबिल। तो इस तरफ यहाँ वो सारे हिप्नोटाइज हो रखे स्टूडेंट्स अभी भी सियोरी को ढूंढ रहे थे, पर जब उन्हें वो नहीं मिल रही होती तो और ज्यादा घबरा जाते हैं और अब सेक्रीफाइस के लिए अपने ग्रुप के ही अंदर दूसरे सबसे छोटे कम एज वाले इंसान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सियोरी ये सब छुप के देख ही रही थी कि तभी मैं आके कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो, मुझे बगल के एक विलेज में जाने के लिए रास्ता मिल गया। पर सियोरी मना करते हुए कहती है कि नहीं रहने दो, चलो उनके पास वापस चले। मैं मना करती है कि अगर तुम्हें क्या कह रही हो, वो लोग तुम्हें देखते ही मार देंगे। पर फिलहाल सियोरी इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं रही होती, क्योंकि अगर अभी वो खुद की जान बचाने में लगी रही तो वहाँ कोई और अपनी जान गंवा देगा। यहाँ सियोरी के पास उन सबको रोकने के लिए एक आइडिया था, जो देख में आखिर में मानी जाती है। फिर अब वो सब लोग मिलकर एक दूसरे स्टूडेंट को पकड़ के ले आते हैं और उसका सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे मार दे, पीछे से सियोरी अपनी मैजिकल यूनिफॉर्म में एक कैंडल लेकर सामने आती है। वो लोग जैसे सियोरी को देखते हैं उसे पकड़ने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी सियोरी अपने कैंडल के फ्लेम को एक छोटी सी मैजिक ट्रिक से जायंट मॉन्स्टर के रूप में दिखाती है, जो देखते उन सबकी बुरी तरह से फट जाती है। असल में यहाँ पर सभी को ऐसा दिखा रही थी कि एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है, जो उनके सेक्रीफाइस मांगने वाले वही डरावने गॉड को हरा देगी। लेकिन तभी वही लड़की जिसे वो सब लोग सेक्रीफाइस करने वाले थे, वो सियोरी पर चिल्लाते हुए कहते कि तुम एक डरपोक हो, अगर तुम्हारे पास सच में इतनी ताकत है कि तुम उससे लड़ सको तो फिर यहाँ से भागी क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रही थी। सियोरी इस बात से डर ही रही होती है कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, कि तभी मैं आके पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो फाइनली अपने प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू करती है, जिसमें वो नारुको के स्टिंग्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा फायर ड्रैगन क्रिएट करती है, जो कि वो नारुको के बनाए वही बड़े से क्रिएचर के पास फेंकने वाली है। और दूसरी तरफ इधर जीरो खुद को जंप करवाते हुए उसी जायंट मॉन्स्टर के पास जाने लगता है, क्योंकि असल में यार कुछ देर पहले सियोरी ने जीरो को एक कॉल करके कहा था कि क्या तुम कुछ एक्सप्लोसिव गैसेस को उस जायंट मॉन्स्टर के आसपास
आसपास फैला सकते हो। अगर मेरा फायर ड्रैगन काम कर गया तो हम जीत जाएंगे। जीरो भी इसके लिए मान जाता है और उसे सियोरी पर पूरा विश्वास था और सियोरी के बनाए फायर ड्रैगन से पहले उस मॉन्स्टर के पास पहुंचकर अपनी सारी की सारी एक्सप्लोसिव गैस को चारों तरफ फैला देता है। अब जैसे ही सियोरी का फायर ड्रैगन गैस के साथ कांटेक्ट में आता है, आसपास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो जायंट मॉन्स्टर वहीं खत्म हो गया। क्योंकि नारुको ने जो अपनी एबिलिटी से पूरा ये मॉन्स्टर बनाया था जायंट सा, ये बस लकड़ियों से बना था और इसलिए बस एक एक्सप्लोसिव के साथ वहीं खत्म हो गया। जो सब लोग उस चीज के असर से अब तक हिप्नोटाइज हो रखे थे वापस नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब कि अब बेचारे साउंड मास्टर नारुको के पास चलने के लिए कोई दाव नहीं बचा। जीरो कहता है कि देख लो, इस लड़की को तुम कमजोर समझ रहे थे, आज उसी ने तुम्हें हरा दिया। जो सुन नारुको को पास्ट का अपने पार्टनर के साथ बिताया वो आखिरी ट्रेनिंग दिन याद आता है, जहाँ वो उसके साथ वाला वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई ही था और खुद उसके फादर ने ही नारुको से अपने बड़े भाई को जान से मार देने के लिए कहा था, क्योंकि ऐसे कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। नारुको खुद ऐसा करना नहीं चाहता था पर अपने फादर के ऑर्डर को मना भी नहीं कर पाता। जीरो चुपचाप जा रहा होता है तो नारुको पूछता है कि आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, मुझे छोड़कर भला तुम्हें क्या मिलेगा। जीरो कहता है कि देखो, अपनी सोच बदलने का एक मौका हर किसी को मिलना चाहिए और ये मौका मेरे ख्याल से तुम भी डिजर्व करते हो। इसके बाद जीरो अब वापस कैंप में आता है जहाँ पर सब लोग मिलकर एक साथ डांस कर रहे थे। जो देख वो भी हैरान था कि अब इन्हें क्या हो गया। तभी सियोरी जीरो के लिए गिफ्ट लाया उसे देती है, जो कि था एक बहुत ही बड़े साइज का कैंडी मिक्सी मेकर। जो देखकर तो जीरो के साथ साथ उनके टीचर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यार आज तक जीरो ने इतना बड़ा कैंडी मिक्सी मेकर नहीं देखा था। सुबह होने पर जब उन सारे स्टूडेंट्स की आंखें खुलती हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने कल रात कोई सपना देखा है, क्योंकि उन्हें बस इतना ही याद था कि सियोरी ने अपने कोई मैजिक ट्रिक से एक बड़े से मॉन्स्टर को हराया, इसलिए उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई सपना है। असल में जीरो ने सबको अपनी कोई मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उन्हें पिछली रात की काफी सारी बातें नहीं याद। तभी उन लोगों की नजर सियोरी के अंकल पे जाती है जो हेलीकॉप्टर के नीचे पुलअप मारते हुए उन्हें लेने के लिए आ रहा था। तीनों जब वापस जा रहे होते हैं तो सियोरी जीरो का थैंक्स कहते हुए उसके सर पे सहलाने की कोशिश करती है। जो देख जीरो घबरा के क्या ये क्या है, मैं कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इसे करने दो, और वह उल्टा उसकी वीडियो बनाने लगती है जहाँ सियोरी उसका सर सहला रही थी। बताओ यार, एक पॉइजन मास्टर को अपने बेबी और बाल बच्चों के चक्कर में क्या सब करना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होती है। और हाँ, अभी एक बिल्कुल ही न्यू एंड फ्रेश एनीमे है, तो अभी इसके आगे और भी कई सारे एपिसोड्स हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अगला पार्ट काफी जल्दी आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।